चलिए, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस को लेकर आज हम थोड़ा चलेंगे और देखते हैं कि गवर्नेंस किसको बोलते हैं। देखिए, इससे पहले इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट को डिटेल में देख लिया हमने। फिर मैनेजमेंट से रिलेटेड नेक्स्ट टास्क क्या था, रिस्क मैनेजमेंट का, जो बड़ा इंपॉर्टेंट था, हमने उसको डिटेल में देख लिया। क्या मेजर्स हैं उसके, क्या करना पड़ता है बीइंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर, कौन कौन सी चीजों को आपको रिस्क मैनेजमेंट के लिए देखना पड़ता है, कौन से सिक्योरिटी मैट्रिसेस होते हैं जिनकी तरफ आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, आपने किस तरह हायर मैनेजमेंट को कन्विंस करना है कि कहाँ आपकी कॉस्ट जो है उसको कट डाउन करना है आपने, या कौन सा एसेट जो है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है तो आपने उसको उसकी सिक्योरिटी के ऊपर भी उसी हिसाब से आपने स्पेंड करना है। तो अगर कोई किसी एसेट की कॉस्ट वैल्यू काफी ज्यादा है, वो आपको बहुत एक्सपेंसिव रिसोर्स रही है वो आपकी, और वो आपकी बिजनेस कॉन्टिन्यूटी में या बिजनेस रेवेन्यू में बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रही है वो रिसोर्स, या बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है, या उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा है, तो फिर ऑब्वियसली आप उसकी सिक्योरिटी के ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट करोगे। कोई एक आपका एसेट है आपके बिजनेस का जो इट्स ऑफ हाई प्रायोरिटी, अच्छा रिसोर्स है, कहीं कहीं आपके बिजनेस में यूज होता है, बहुत कॉस्टली नहीं है, तो आप क्या करोगे कि मेजर करोगे, असेस करने की कोशिश करोगे कि मुझे इसके ऊपर कितने इसकी सिक्योरिटी के ऊपर कितनी कॉस्ट अप्लाई करनी चाहिए, क्या ये वर्थ इट है। तो हमने लास्ट टाइम ये बात की थी रिस्क मैनेजमेंट के अंदर कि हमें कॉस्ट असेसमेंट करनी है, उसके बेनिफिट्स को वे करना है कि सिक्योरिटी अप्लाई करने के बेनिफिट्स और उसकी कॉस्ट का एनालिसिस जो है वो ठीक है कि नहीं, बैलेंस्ड है कि नहीं है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट को डिटेल में देख लिया। अब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस की हम बात करें। अच्छा, टॉपिक्स जो है ना वो काफी हद तक एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड है, बिकॉज सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का जो बेसिक प्रिंसिपल है दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। जो एक बेस है, फंडामेंटल चीज जिसको हम बोलते हैं वो सिक्योरिटी की वो है। अब ये इसी CIA ट्राइड के इर्द गिर्द सारा कुछ घूम रहा होता है। बेसिक आउटकम, बेसिक गोल वही है कि हमने उसको मेंटेन रखना है, उस ट्राइड को मेंटेन रखना है किसी भी बिजनेस के अंदर। ठीक, अभी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस क्या कहती है, डिटेल में हम आगे स्लाइड्स के ऊपर देखते जाएंगे, कुछ पॉइंट्स जो हैं मेंशन किए हुए, लेकिन थोड़े से पहले हम तमहीद बांध लें, क्या करने लगे। गवर्नेंस, देखो गवर्नेंस पहले समझ लो, गवर्नेंस क्या होती है। हम बहुत सारी चीजों में बात करते हैं, एक गवर्निंग बॉडी है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दैट लुक्स आफ्टर डिफरेंट स्ट्रेटेजिक प्लान्स। ठीक, बड़ी डीप सी टर्मिनोलॉजी है। हायर बॉडीज, हायर मैनेजमेंट जो डिसाइड करती है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस प्लान क्या होगा। रिस्क अगर कोई आ गया है और उसका जो चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर है अगर उसको डील कर रहा है, तो चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर की क्या जॉब्स होंगी, उसके कोई एम्प्लॉयज हैं तो उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगे, गाइडलाइंस क्या होंगी जो हमने लोगों को देनी है। ठीक, तो ये सारी चीजें एक गवर्निंग बॉडी है जो डिसाइड करती है, टॉप मैनेजमेंट। अभी बीइंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर आप कुछ डिसाइड करते हैं कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस तरह से चीजें अलाइन करनी है, जिसको स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट बोलते हैं, या आपकी कोई वैल्यू डिलीवरी है, या सप्लायर्स के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ये सारी चीजें जब आप अलाइन करते हैं, ये जब आप यूज करते हैं, तो आपको एक गवर्निंग बॉडी को जवाब देना होता है। आप क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या आपके स्टैंडर्ड्स हैं, बेसलाइंस हैं, गाइडलाइंस हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं आपके जो आप फॉलो कर रहे हैं, जिसका आउटकम जो है वो ये होगा कि आपका जो बिजनेस है वो रिस्क फ्री हो जाएगा। डिजास्टर रिकवरी, अगर कोई डिजास्टर, कोई इंसिडेंट आ जाता है तो उसका रिस्पॉन्स है आपके पास, इंसिडेंट रिस्पॉन्स इसको बोलते हैं। ठीक है, या अगर कोई इस तरह का प्रॉब्लम आ गया तो आपके पास प्रॉपर डिजास्टर रिकवरी प्लान है। सो यू आंसर टू दैट गवर्निंग बॉडी जो ऊपर बैठी हुई होती है, हायर मैनेजमेंट। अभी बिजनेस के अंदर ये सब बात करना आसान है, लेकिन पहले लास्ट क्लास में भी हमने बात की थी जब हमने वो असेसमेंट, थ्रेट असेसमेंट वैल्यूएशन वर्कशीट के ऊपर काम किया था, टीवीए वर्कशीट के ऊपर, तो हमने तब ये बात की थी कि कुछ डिलीवरेबल्स होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ मेट्रिसेस होते हैं जिसकी बेस के ऊपर हम किसी को कन्विंस करते हैं, गवर्निंग बॉडी को बताते हैं कि देखिए ये
इशू है, ये प्रॉब्लम है, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी प्लान जो है उसमें ये वीक एरियाज हैं, यहाँ वल्नरेबिलिटीज हैं, यहाँ एक्सप्लॉइट हो सकती हैं आपका सिस्टम जो है, तो इन एरियाज को हमें कवर करना है। या ये एरियाज हैं जहां हमने बिला वजह की सिक्योरिटीज अप्लाई की हुई हैं जबकि यहाँ पर जरूरत भी नहीं है, तो दिस कम्स विद सर्टेन असेसमेंट। कोई वैल्यूज डिफाइन करते हैं हम, वो असेसमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, देन वी प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ द गवर्निंग बॉडी। ठीक, अब एक पार्ट तो ये गवर्निंग बॉडी का हो गया जो ये डिसाइड करती है ऊपर, एक पार्ट गवर्नेंस के अंदर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर का भी आता है। अच्छा, ये जो आज कंटेंट मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर, इसकी सर्टिफिकेशन होती है, ठीक है, CISM बोलते हैं इसको। इसके मैंने आपके साथ जो लर्निंग लिंक्स शेयर किए हैं उसकी कुछ बिगिनिंग के जो फॉर द बिगिनर्स CISM क्या होती है वो आपको बड़ा अच्छा नॉलेज उसके ऊपर देगी, आप लर्निंग लिंक्स के थ्रू भी, और फिर आगे वो कंटिन्यू आप उसके पार्ट्स कंटिन्यू करते जाएंगे। तो अगर आप अपने ओन के ऊपर इस फील्ड को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वहां से आप उस सर्टिफिकेशन का सारा नॉलेज भी ले सकते हैं। तो जो सर्टिफिकेशन का कंटेंट है CISM का, उसके ऊपर बेस करके मैंने आपका आज का इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस का लेक्चर जो है वो प्रिपेयर किया, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो कि हम ये जो सिक्योरिटी की सर्टिफिकेशंस होती हैं ये किस लिए होती हैं और कि कौन से लोग इसको कवर करते हैं और किस पर्सपेक्टिव से कवर करते हैं। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस की स्टोरी ये हो गई। अच्छा, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर जो है उसको कौन कौन सी चीजों को देखना है, वो हम आहिस्ता आहिस्ता लेकर चलते हैं इसको आगे, किस तरह से चीजें कवर अप होंगी। अच्छा, कंटेंट देख लें हम जो अपना फॉलो करेंगे इसके अंदर। ऑब्वियसली पहले हम गवर्नेंस की बात करेंगे। ये जो मैंने आपको बताई बात, ये प्रॉपर एक स्टोरी समझ लें, एक गाइडलाइन थी जो आपको आगे टेक्निकल टर्म्स को समझने में आसानी देगी। ठीक, तो सिक्योरिटी गवर्नेंस क्या होती है, इसकी हम टेक्निकलिटीज देख लेंगे कि आगे कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज को हम जरा फॉलो करेंगे इसके अंदर। देन कम्स योर ऑब्जेक्टिव, क्यों हमने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस अप्लाई करनी है, ऑर्गेनाइजेशन को क्या जरूरत है, इतना काम क्यों करना है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके, टारगेट्स क्या हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, और फिर जब ये अप्लाई हो जाती है तो आउटकम्स क्या मिलती हैं ऑर्गेनाइजेशन को, इसकी तरफ हम देख लेंगे। ठीक है, फिर ऑब्वियसली जिस तरह रिस्क मैनेजमेंट में भी हमने बात की थी, कुछ डिलीवरेबल्स होते हैं। तो गवर्नेंस की जब हम बात करें तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस के भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। जब आप ये डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं तो ये टारगेट है आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस का कि देयर शुड बी सर्टेन पॉलिसीज, देयर शुड बी सर्टेन गाइडलाइंस, देयर शुड बी सर्टेन स्टैंडर्ड्स, प्रोसीजर्स, ये सब डॉक्यूमेंट्स है। ये सब डॉक्यूमेंट्स आप बनाते हैं और फिर एट द एंड ऑफ द डे आप कहते हैं कि जी हमने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस विद इन दिस ऑर्गेनाइजेशन वी हैव अचीव्ड दैट because we have got so and so documents in which so and so matrices are available which are going to guide us कि आपकी कौन कौन से एरियाज जो हैं वो सिक्योर हो गए हैं, कौन से एम्प्लॉय की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसका क्या एक्सेस लेवल है टू द इंफॉर्मेशन और टू डेटा, कौन डेटा का कस्टोडियन है, कौन डेटा का ओनर है, किस तरह से हमने चीजों को डिवाइड करना है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज क्या होंगी, सीनियर मैनेजमेंट का क्या रोल होगा, उसकी उससे जूनियर अगर कोई एम्प्लॉय है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। सो इन डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म यू मेक सर्टेन डिलीवरेबल्स। अच्छा, ये डिलीवरेबल्स बना के आप गवर्नेंस में आपने अपने पास नहीं रख लेने होते। हर एक डॉक्यूमेंट का कोई एक टारगेट एम्प्लॉय या टारगेट मैनेजर या कोई भी टारगेट पर्सोनल होता है, ह्यूमन रिसोर्स। ठीक, फॉर एग्जाम्पल पॉलिसीज, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी बना के, पॉलिसी क्या कहती है कि जी मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप अपनी डिवाइसेस घर से नहीं ला सकते, जिसको ब्रिंग योर ओन डिवाइस के नाम से जाना जाता है, कि आप अगर अपनी कोई डिवाइस घर से लेकर आएंगे तो उसको ऑर्गेनाइजेशन में यूज करने के क्या क्या रूल्स हैं। ठीक, आप अलाउड नहीं है इन सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस, दिस इज द ट्रूथ, इन सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस आप अपने लैपटॉप्स लाना अलाउड नहीं होते ड्यू टू आप सर्टेन रीजंस कि आप डेटा जो है वो वहां से आप डेटा ब्रीच हो सकती है जिसमें आपकी अपनी हार्ड ड्राइव्स भी हो सकती हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस जो हाई रिस्क ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। ठीक है, अच्छा, अब उसमें ये प्रॉब्लम भी आ जाती है कि आप अपनी वो डिवाइसेस नहीं लेके जा सकते। अच्छा, अगर आप लेके भी जा सकते हैं तो आपको सिक्योरिटी क्लियरेंस करानी होती है, प्रॉपर क्लियरेंस के बगैर आप वो डिवाइसेस अंदर नहीं लेके जा सकते। एक और प्रॉब्लम क्या आती है कि आप अपनी डिवाइस नेटवर्क के साथ कनेक्ट करो और उसको नेटवर्क के ऊपर ले आओ और आप आपकी अपनी डिवाइस से कोई प्रॉब्लम हो, आप किसी मिलिशियस लिंक के ऊपर क्लिक कर दें,
आपकी डिवाइस में कोई वल्नरेबिलिटी और उससे नेटवर्क में वायरस आ जाए। तो टू अवॉइड सर्टेन रिस्क, दिस इज जस्ट वन थिंग व्हिच आई एम टेलिंग यू, जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा जा सकता है। ठीक, इसके अलावा और बहुत सारी पॉलिसी के अंदर चीजें होती हैं कि आपको क्या करना है, क्या डूज है, क्या डोंट्स है आपके, वो सब कुछ हम पॉलिसी के अंदर लिख देते हैं। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस, GRC बोलते हैं। ये फ्रेमवर्क कैसे काम करता है? बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन, ये जो हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, ये गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट और कंप्लायंस का एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। ओके, देन व्हाट इज द एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, उनके क्या रोल्स हैं, हम उसको जरा डिटेल में देख लेंगे। पहले भी देख लें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस क्या होती है। सो आई हैव टेकन दिस डेफिनेशन, अभी जो मैंने बात की आपको वो बड़ी एक ब्रॉडर सी टर्म है। ठीक, सो आई हैव टेकन दिस डेफिनेशन फ्रॉम IT गवर्नेंस इंस्टीट्यूट के जो सेकंड एडिशन है उस बुक का, उसमें से मैंने ये एक डेफिनेशन आपके लिए ली है। इट इज वेरी क्लियरली सेइंग that the set of responsibilities and practices exercised by the board and executive management, exercised by the board, top management, board of directors जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये आपकी executive management, top management जो होती है, ठीक, वो कौन सी responsibilities और practices ऐसी करते हैं जिससे उनकी strategic direction जो है वो clear हो जाती है। By the board and executive management, I'm repeating it, with the goal of providing strategic direction, ensuring that objectives are achieved. Objectives क्या हैं आपके? आपकी compliance हो जाए, आपकी risk management हो जाए, आपकी confidentiality of data जो है वो clear हो, आपकी integrity of data जो है that lies there in the organization, and whenever the data is required, it is available. Okay? और इंश्योर कैसे करते हैं ऑब्जेक्टिव्स? इंश्योरिंग दैट ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड, ascertaining means making sure that risk is managed appropriately. ये हमने लास्ट टाइम सीखा था रिस्क मैनेजमेंट की, उसमें कि रिस्क मैनेज अप्रोप्रिएटली कैसे होता है। तो ये गवर्निंग बॉडी जो है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो बैठकर नीचे ओवरलुक कर रहे होते हैं चीजों को कि क्या स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन मिल गई है, दैट मीन्स पॉलिसीज, डॉक्यूमेंट्स सब इन प्लेस हैं, ऑब्जेक्टिव जो थे हमारे वो अचीव हो रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमारा बिजनेस जो है वो कॉन्टिन्यूसली रेवेन्यू जनरेट करता रहे। ओके, रिस्क मैनेजमेंट होती रहे, कोई लूप होल्स ना हो, कोई वल्नरेबिलिटीज एक्सप्लॉइट ना हो। सो आई एम स्टार्टिंग अगेन फ्रॉम ascertaining, that means making sure that risk is managed appropriately, and verifying that the enterprise resources are used responsibly. When you are investing in enterprise resources, you are putting in a lot of cost. You just can't put in a cost and do not use your resources or misuse your resources. तो ये इस वक्त जो यहाँ पर points दिए गए हैं, this is the governance by the executive body or board of directors. तो वी कैन से कि गवर्नेंस के अंदर तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक लीडरशिप, आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और आपके प्रोसेसेस। दिस डेफिनेशन फ्रॉम ITGI इज एक्सप्लेनिंग दैट। एक और चीज हम थोड़ी सी देख लेते हैं और फिर इसके बाद मैं आपको NIST से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी, क्या कहता है इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस के बारे में, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो दिस इज ऑलमोस्ट द सेम थिंग जो हमने पहले जिसके बारे में बात कर ली कि गवर्नेंस जो है, जी इमरान मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। जी इमरान बताइए। लेक्चर के स्टार्ट में ना एक सवाल था मेरे माइंड में, वो पूछना चाह रहा था। अच्छा सर पूछें। मैम आपने स्टार्ट में बताया ये था कि जब हम इसकी टेस्टिंग वगैरह करते हैं तो हम कंपनी को ये बताते हैं कि इसमें आपके वीक पॉइंट कौन कौन से हैं। मैं वो किसी टूल के थ्रू बताते हैं या सॉफ्टवेयर के, या मैनुअली उसे सॉफ्टवेयर को देखना पड़ता है? देखिए अभी आपकी जॉब है इस वक्त इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर की, ठीक है, उसके अंदर आप अपने नीचे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क सिक्योरिटी मैनेजर या टेक्नीशियंस या जो आपके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो लोग आपने हायर किए हैं, आप उनसे रिपोर्ट्स लेते हैं।
वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग जिसमें आप टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो जाती है जिसके अंदर आपकी, ठीक है, डिफरेंट टूल्स हैं, आप इंट्रूजन डिटेक्शन है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, जितने इस किस्म नेटवर्क पेनिट्रेशन है, जितने इस तरह के टूल्स हैं जो इस तरह की टेक्नोलॉजी रिलेटेड ब्रीचेस को डिटेक्ट कर सकते हैं, आप उनसे रिपोर्ट्स लेते हैं, आप उसको एनालाइज करते हैं, आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, एंड बीइंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर आप गवर्निंग बॉडी को वो प्रेजेंट करते हैं। हाँ जी, ठीक हो क्या? चलिए ठीक। अब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस को थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं। ऑलमोस्ट वही चीजें हैं कि कंट्रोल्स आप अप्लाई करते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद मेकिंग डिसीजंस टू मिटिगेट, हमने लास्ट टाइम भी देखा था, टू मिटिगेट रिस्क। गवर्नेंस डिटरमिन्स व्हिच इज ऑथराइज्ड, हु इज ऑथराइज्ड टू मेक डिसीजंस। गवर्नेंस हमने अभी बात की, डिसाइड्स हु इज ऑथराइज्ड टू मेक डिसीजन, दैट मींस आपकी गवर्निंग बॉडी है, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जिसमें आपके चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी आ सकते हैं, आपके सीएफओस भी आ सकते हैं, आपके इन्वेस्टर्स जिन्होंने उस बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया है, जिसको हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं, वो भी आ सकते हैं उसके अंदर, ठीक। अच्छा, निस्ट की डेफिनेशन क्या है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस से रिलेटेड? निस्ट होता है जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी। हम जब सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हम कुछ सर्टेन स्टैंडर्ड्स या बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं या सिक्योरिटी के फ्रेमवर्क्स को फॉलो करते हैं। वन ऑफ द स्टैंडर्ड इज आईएसओ, आप सबने नाम सुना होगा, ठीक है। और सिक्योरिटी रिलेटेड स्टैंडर्ड जो है या बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं आईएसओ की, दैट इज इन आईएसओ आईईसी 27000 सीरीज जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस मेंशन है कि आपने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अगर अप्लाई करनी है तो आपके बेस्ट प्रैक्टिसेस या कंट्रोल्स कौन कौन से हो सकते हैं। निस्ट इज अगेन एक इदारा है जो डिफाइन करता है कि आपकी गवर्नेंस किस तरह की होगी, रिस्क मैनेजमेंट अगर आपने करनी है तो वो किस तरह होगी। फिर कॉबिट का एक फ्रेमवर्क है जो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है, जो आपको बताता है कि आपको सिक्योरिटी ब्रीचेस को या इंसिडेंट रिस्पॉन्स आपने कैसे हैंडल करना है, ओके। सो इन सब से आपको इंफॉर्मेशन लेना जरूरी है। बीइंग अ गुड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये डिफरेंट स्टैंडर्ड्स जो हैं सिक्योरिटी के बारे में क्या बात करते हैं। मोर और लेस द ऑब्जेक्टिव और द आउटकम और द इम्पोर्टेंस इज सेम इन ऑल दीज स्टैंडर्ड्स। कुछ चीजें जो हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मॉनिटरिंग की बात कर रहा है, कोई इवैल्यूएशन की, कोई असेसमेंट की, मोर और लेस द थिंग्स, द आउटकम और हमारा ऑब्जेक्टिव सेम होता है, लेकिन कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो रिवॉल्व करती हैं डिफरेंट चीजों के अराउंड, ओके। सो निस्ट क्या कहता है कि आईटी सिक्योरिटी गवर्नेंस एज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग अ फ्रेमवर्क टू प्रोवाइड एश्योरेंस दैट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज आर अलाइंड विद एंड सपोर्ट बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। यही बात हमने पहले भी की है। गवर्नेंस के अंदर आप एक ऐसा फ्रेमवर्क अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई कर देते हैं कि जिससे आपका बिजनेस जो है उसकी कॉन्टिन्यूटी में कोई प्रॉब्लम ना आए। फ्रेमवर्क क्या करेगा, आपके एसेट्स को सिक्योर करेगा, एसेट्स की वैल्यू आइडेंटिफाई करेगा, आपकी डिलीवरी जो आपकी प्रोडक्ट है, जो आपके बिजनेस से प्रोडक्ट डेवलप हो रही है, वो प्रॉपर स्टैंडर्ड्स के साथ डेवलप हो रही है और कस्टमर तक पहुंच रही है, इस चीज को इंश्योर करेगा। आपके नेटवर्क में कोई वल्नरेबिलिटी नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई डिनायल ऑफ सर्विस अटैक आ जाएगा और आपका बिजनेस रुक जाएगा। सो व्हाट डज इट डू? It maintains or develops a framework to provide assurance that information security strategies are aligned with and support business objectives. Business objectives हमेशा क्या होते हैं? एक हद तक ठीक है जी, कस्टमर की नीड पूरी हो रही है, बट प्राइम ऑब्जेक्टिव यही होता है कि रेवेन्यू कितना आ रहा है, ठीक हो गया। अभी रेवेन्यू कितना आ रहा है या बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ चीजें होती हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस, दैट मींस लॉज को हमने फॉलो करना होता है। बिजनेस करना, हम कहते हैं ना, अक्सर लोग टर्मिनोलॉजी होती है कि ये बिजनेस करना कोई आसान बात नहीं है, बिकॉज यू हैव टू फॉलो द एप्लीकेबल लॉज जो ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से टैक्सेशन के लॉज होते हैं, बिजनेस रन के लॉज होते हैं। अगर आप एम्प्लॉयज हायर करते हैं, उनकी एम्प्लॉयज की को लेकर चलने के बड़े डिफरेंट रेगुलरिटी लॉज होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट्स होते हैं उसके अंदर, दैट यू मस्ट प्रोवाइड टू द एम्प्लॉयज। तो इस तरह पाकिस्तान में खैर इतना एम्प्लॉय के ऊपर कम ही ऑर्गेनाइजेशंस में ध्यान दिया जाता है, बट इंटरनेशनली एम्प्लॉयज के बड़े सख्त किस्म के लॉज होते हैं, स्पेशली अगर आप उनकी प्राइवेसी को लेकर चलो। हीपा लॉज है जिस तरह फॉर एग्जांपल यूएस के अंदर, तो दैट इज अ वेरी स्ट्रिक्ट लॉ
कि अगर आपका कोई नेशनल या इंटरनेशनल एम्प्लॉय है तो किसी तरह से भी उसकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए। और कंपनीज के ऊपर बहुत बड़े बड़े लॉ सूट्स हो जाते हैं अगर एम्प्लॉय की कोई इंफॉर्मेशन जो है वो लीक आउट हो जाए। स्पेशली हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कैसे आप ये फ्रेमवर्क अचीव करते हो या बिजनेस कंटिन्यूटी अचीव करते हो? बाय एडहेरिंग टू द पॉलिसीज दैट आर गिवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशंस अपने कंट्रोल्स अप्लाई कर देती हैं, पॉलिसीज के अंदर लिख के बता देती हैं किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन से एम्प्लॉय ने क्या करना है और क्या नहीं करना। और अगर इस पॉलिसी को फॉलो नहीं किया गया तो नॉन कॉम्प्लायंस के क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। What are the disadvantages? What are the penalties that people would get? ठीक हो गया? तो NIST जो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस को इस तरीके से डिफाइन कर रहा है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स आ गए। ऑब्जेक्टिव्स भी ऑलमोस्ट अभी हम पॉइंट बाय पॉइंट इसको देख लेते हैं, लेकिन बात एग्जैक्टली वही है। हम गवर्नेंस क्यों अप्लाई कर रहे हैं? ऑब्वियसली कि हमारे पास कोई फ्रेमवर्क है। दूसरी चीज ऑब्वियसली कि हमारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स मीट हो रहे हैं। तीसरी चीज कि हमारे पास पॉलिसीज हो जाएं, कंट्रोल्स आ जाएं, रेगुलेशंस जो हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस अकॉर्डिंग टू नेशनल लॉज भी और अकॉर्डिंग टू बिजनेस लॉ भी हमारे पास प्रॉपर गाइडलाइंस आ जाएं पॉलिसीज की फॉर्म के अंदर। ठीक, फिर ये जो गाइडलाइंस हैं, ये पॉलिसीज, ये जो प्रोसीजर्स हैं, इन ये जो हमने डिफाइन किए, इनसे लोग कंप्लाई भी करें। मॉनिटरिंग होनी चाहिए प्रॉपर कि एक तो आपने इतनी मेहनत से गाइडलाइंस, प्रोसीजर्स और पॉलिसीज डिफाइन कर दी, तो क्या लोग उनके साथ कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और अगर नॉन कंप्लायंस है तो उसकी पेनल्टीज क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद ये है कि अगर एडिक्वेट रिसोर्सेज अगर आपके उसके अंदर हैं या आपकी कोई सफिशिएंट अथॉरिटी अगर आपको चाहिए, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए, दैट सेज एन इफेक्टिव सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वॉइड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। वॉइड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि उसमें किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, आइदर बिटवीन टू पीपल और बिटवीन द यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एक के पास राइट्स हैं कि आज प्रोक्योरमेंट, सॉरी इसका टाइम खत्म हो रहा है, आप इसके बाद मीटिंग का टाइम अगर खत्म हो जाए तो आप दोबारा उसी लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मीटिंग को दोबारा। ठीक है, मुझे दोबारा शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, वॉइड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि अगर आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई चीज यूज हो रही है, फॉर एग्जाम्पल आपने प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के अंदर कोई ऑर्डर प्लेस किया। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट क्या होता है आपका किसी ऑर्गेनाइजेशन का, कि जहां पर अगर आपको कोई चीज बाय करनी है तो हर डिपार्टमेंट में से रिक्वेस्ट जो है वो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को जाएगी। वो लोग वेरीफाई करेंगे कि क्या ये रिक्वेस्ट जो है, जो चीजें अलाउड हैं कंपनी की तरफ से खरीदना, उसको मीट कर रही है कि नहीं कर रही। क्या हमारे पास इतनी फंडिंग है, जितनी अमाउंट की ये चीज डिपार्टमेंट मंगवा रहा है, क्या हमारे पास उतने पैसे हैं या हम अलाउ करते हैं बाय पॉलिसी इस डिपार्टमेंट को ये चीज। फॉर एग्जांपल प्रिंटर है, कलर प्रिंटर बाय करना है, और प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट चेक करेगा कि क्या पहले से इनके पास ये चीजें अवेलेबल हैं या ये वैसे ही नहीं मंगवा रहे हैं। नाउ देयर इज वन पर्सन हु हैज द अथॉरिटी टू आइदर अप्रूव और डिसअप्रूव। If there would be 2 or 3 people who can allow, whether it's allowed or not allowed, there would be conflict of interest. ठीक है, नेटवर्क के अंदर कौन सा डेटा शेयर किया जा सकता है और कौन से डेटा को नेटवर्क पे शेयर करने की इजाजत नहीं है। अगर ये चीज किसी एक पर्सोनल के पास इसकी अथॉरिटी है तो ठीक है, अगर एक से ज्यादा के पास है तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस के अंदर इस चीज का ख्याल रखने का बहुत ज्यादा जरूरत है कि आपके स्ट्रक्चर के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, विद सफिशिएंट अथॉरिटी एंड एडिक्वेट रिसोर्सेज। ओके, नेक्स्ट आती है आपके इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मेट्रिक्स एंड मॉनिटरिंग प्रोसेसेस टू इंश्योर कॉम्प्लायंस। आप कहते हो कि मैंने पॉलिसी बना दी, अब पॉलिसी बन गई है, एम्प्लॉयज को चली गई है, अब हम सिक्योर है। कैसे काउंट कर सकते हैं आप? सो यू नीड टू हैव सर्टेन मैट्रिसेस, सिक्योरिटी मैट्रिसेस। हम प्रोजेक्ट करते हैं, हम टीचर को कोई प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं, 10 नंबर का प्रोजेक्ट है, टीचर 10 में से 8 लगा देता है, एक के 10 में से 6 लगा देता है। ठीक, आप जाके टीचर से पूछते हैं कि उसके 8 कैसे आ गया और मेरे 6 कैसे आ गए।
टीचर के पास रूब्रिक्स होते हैं उस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक, कि अगर आपने इंट्रोडक्शन का पार्ट लिख दिया, सही लिखा, और उसके साथ आपने प्रॉपर लिटरेचर रिव्यू डिफाइन किया, और फिर आपने प्रॉपर मेथोडोलॉजी डिफाइन की, उसके बाद आपने मेथोडोलॉजी के बाद अपने रिजल्ट्स डिफाइन कर दिए, रिजल्ट्स के बाद आपने कंक्लूजन लिख दिए, कंक्लूजन के साथ आपने रेफरेंसेस लिख दिया, आपके 10 में से 10 है या 10 में से 9 है, व्हाटएवर, अगर उसमें कोई गलती है। लेकिन इन रूब्रिक्स में से जो आपने डिफाइन किए थे कि ये चीजें आपके प्रोजेक्ट में होनी चाहिए, अगर ये कर लोगे तो इतने मार्क्स है, अगर ये रूब्रिक्स नहीं है टीचर के पास, तो आप मेजर नहीं कर सकते किस तरह किसी के 10 आगे, किस तरह किसी के 6 आगे, या अगर आपने वो फॉलो नहीं किए रूब्रिक्स तो आपके मार्क्स कम आगे जो टीचर ने डिफाइन किए हैं, ठीक। इसी तरह इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस के अंदर you do define policies, you do disseminate those policies to the employees, you do monitor कि compliance हो रही है कि नहीं हो रही, आप, this is a periodic work, you have to keep doing it। किस लेवल तक हो रही है उसके लिए आपको certain matrices जो हैं वो अप्लाई करने पड़ेंगे, maybe a questionnaire, whether people are receiving it on time or not, whether people are following certain checklist एक बना दी, whether people are doing this, सुबह आकर अपने every 2 weeks पासवर्ड चेंज करते हैं कि नहीं करते, फायरवॉल जो है या डिफेंडर जो है विंडोज का वो अपनी ऑन रखते हैं कि नहीं रखते, उसको ऑफ तो नहीं कर देते टू इंस्टॉल सर्टेन सॉफ्टवेयर, ठीक। फिर कुछ इस तरह की और डिफरेंट चीजें जो कि नेटवर्क के ऊपर कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन, पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन जो है वो तो नहीं शेयर करते, या अगर ब्राउजिंग में किसी वेबसाइट को अलाउ नहीं किया गया तो उसको आईपी वॉइड आईपीस के जरिए उसको एक्सेस करने की कोशिश तो नहीं करते, ठीक है। सो कुछ मैट्रिसेस ऐसे आपको मॉनिटरिंग प्रोसेस के अंदर अप्लाई करने पड़ते हैं जो आपकी इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस को, इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस को इंश्योर करते हैं, ओके। ऑब्वियसली अगर ऑब्जेक्टिव समझ में आ जाए तो हमें पता लग जाता है कि इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एश्योरेंस देती है कि आपकी पॉलिसी जो है जो आपने डेवलप की थी उसकी कंप्लायंस हो रही है, ठीक है। अगर कोई आपकी लीगल लायबिलिटीज थी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की या आपकी पर्सनल, तो वो प्रॉपरली फॉलो हो रही हैं, आपका ट्रस्ट इंप्रूव होता है कस्टमर के साथ। आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपका काम है आप कस्टमर को कंसिस्टेंट और रिलायबल प्रोडक्ट या डेटा प्रोवाइड करें। व्हेन द कस्टमर सीज कि आपकी सर्विसेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही तो आपका ट्रस्टेड रिलेशन डेवलप हो जाता है। अगेन अमेज़न की एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं। ट्रस्टेड रिलेशनशिप कैसे डेवलप होगा? जब उनकी सर्विस 24/7 अप रहेगी और अगर कोई मेंटेनेंस वर्क आता भी है, कोई प्रॉब्लम होती भी है, तो वो वीक या 2 वीक्स पहले अपनी वेबसाइट के ऊपर वो अलार्म या सिग्नल देना शुरू कर देंगे कि ये मेंटेनेंस होगी इस टाइम पे, और यूजुअली उस टाइम के ऊपर होती है जब नेटवर्क ट्रैफिक मिनिमल होती है वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो आपका एक कस्टमर के साथ रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। ऑब्वियसली जब कस्टमर को पता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोसीजर्स अप्लाई किए हुए हैं, ठीक है, और ऑब्वियसली इसी तरह आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो रेपुटेशन है वो बेहतर रहती है मार्केट में। मेथड्स ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिसोर्सेज, ऑब्वियसली जब आपने रिस्क मैनेजमेंट पहले ठीक कर ली तो आपकी गवर्नेंस भी ठीक हो जाएगी। आपने इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिसोर्सेज अप्लाई किया हुआ है, आपको पता है कि किस जगह के ऊपर कितनी जरूरत है सिक्योरिटी की और आपने वही जाकर वहां उस तरीके से अप्लाई की हुई है, ओके। आउटकम्स क्या होती हैं, मिलता क्या है आपको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस अप्लाई करने से? ऑब्वियसली डिटेल में आप इसको साथ साथ देखेंगे, अभी सिर्फ पॉइंट्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, वैल्यू डिलीवरी। स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट के अंदर आपकी पॉलिसीज और वो किस तरह से आप बिजनेस कंटिन्यूटी अपनी रखते हो वो आ जाती है, ठीक है। रिसोर्स मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, कौन कितना इफेक्टिव काम कर रहे हैं, कितने इफेक्टिवली चीजें रन हो रही हैं, और इंटीग्रेशन, ठीक। तो ये 6 मेजर पॉइंट्स हैं जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस के थ्रू आप अचीव कर सकते हैं। ये आपके CISM सर्टिफिकेशन के अंदर भी बड़े क्लियरली डिफाइंड है। दो मिनट रह गए मीटिंग खत्म होने में, मेरा ख्याल है ये वाली स्लाइड हम शायद कर लें। चलें, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, emphasis here is on aligning information security with the respective
विद रिस्पेक्ट ऑफ होना चाहिए, विद रिस्पेक्टिव भी ठीक है, विद रिस्पेक्टिव बिजनेस स्ट्रेटजी इन ऑर्डर टू सपोर्ट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है, स्ट्रेटजी आपने डिफाइन कर ली कि हम लोग ऐसे ऐसे काम करेंगे, ये हमारे प्रोसीजर्स होंगे और इस तरह से हमारा प्रोसेस, बिजनेस प्रोसेस चलेगा। तो आपने इसको आप कहेंगे स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट हो गई आपकी ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी विद योर रिस्पेक्टिव बिजनेस स्ट्रेटजी। आपकी सिक्योरिटी प्रोसीजर्स कुछ और कह रहे हो और बिजनेस आपकी स्ट्रेटजी कुछ और कह रही हो, दिस इज नॉट पॉसिबल। सिक्योरिटी की जो भी स्ट्रेटजी है दैट हैज टू बी अलाइन्ड विद योर बिजनेस स्ट्रेटजी, तभी आप प्रॉपर गोल अचीव कर सकते हैं। आपकी सिक्योरिटी ऑथराइजेशन के अंदर किसी एम्प्लॉय को ऑथराइजेशन ही नहीं दे रही जो कि मेन बिजनेस पार्टनर है या बिजनेस को रन कर रहा है या बिजनेस के अंदर उसका बहुत ज्यादा रोल है, लेकिन उसकी आपने सिक्योरिटी अपनी इतनी टाइट कर दी कि उसको उस तरह के राइट्स एंड रोल्स दिए ही नहीं गए कि जिससे वो अपनी बिजनेस जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं वो परफॉर्म कर सके। सो दैट इज नॉट एन अलाइनमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी विद बिजनेस स्ट्रेटेजिक प्लान। ठीक है, तो आउटकम आपकी, अगर जब आप इससे पहले अपने ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर काम कर लेते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस सीख लेते हैं, तो आपकी स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट हो गई ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी विद रिस्पेक्टिव बिजनेस स्ट्रेटजी। अच्छा, लेस देन 1 मिनट रह गया, इट्स गोइंग टू क्लोज। इसके बाद मैं आपको साथ में रिस्क में, आप दोबारा से उसी पे क्लिक करेंगे लिंक के ऊपर होपफुली, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं दोबारा, बिकॉज मैंने ये पर्सनल मीटिंग स्टार्ट की हुई है। रिस्क मैनेजमेंट आप देख लें, हमने लास्ट टाइम भी इसको देखा था कि कितने इफेक्टिवली रिस्क मिटिगेट हो सकता है by reducing it the impact of negativity to an acceptable level, जिसमें हमने रिस्क रेजिडुअल की भी बात की थी कि हम रिस्क मैनेज तो कर लेते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रह ही जाता है कुछ ना कुछ, लेकिन वो एक्सेप्टेबल लेवल तक होता है। वैल्यू डिलीवरी, सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट्स इंटेंडेड टू सपोर्ट बिजनेस। तो वैल्यू डिलीवरी की हम बात कर रहे थे कि सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं दे आर इंटेंडेड टू सपोर्ट बिजनेस। ठीक, तो गवर्नेंस के अंदर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि आपने सिक्योरिटी के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट की है उसका मकसद क्या है। बेसिकली आपके बिजनेस का रेवेन्यू कंटिन्यू रहना चाहिए और बल्कि शायद ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए, ऑब्वियसली, क्योंकि कस्टमर का ट्रस्ट डेवलप हो जाता है उसके अंदर। तो आपका बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, तो 3 पॉइंट हमने ये देख लिए। नेक्स्ट 3 पॉइंट्स आपके रिसोर्स मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मेजरमेंट और इंटीग्रेशन। रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आप क्या देख रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस की जब आप बात करें तो आपको पता है कि आपने रिसोर्सेज के ऊपर इन्वेस्ट किया है, दैट मीन्स कोई कॉस्ट आई हुई आपकी उसके ऊपर। अब एक तो रिसोर्स के ऊपर कॉस्ट आ गई, प्लस फिर उसको सिक्योर करने पे कॉस्ट आ गई। सो आपके रिसोर्सेस प्रॉपरली मैनेज हो रहे हैं जो आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिप्लॉय किए हुए हैं। प्रॉपरली आपने डॉक्यूमेंट किया हुआ है कि किस रिसोर्स को कौन सा एम्प्लॉय यूज कर सकता है। मे बी अगर आपने ड्यूरेशन देनी है, टाइमिंग देने हैं, टाइम स्लॉट्स देने हैं, तो आप इसको भी अपनी गवर्नेंस के अंदर कंसिडर करते हो कि आपकी प्रॉपर रिसोर्स मैनेजमेंट किस तरह से हो रही है। ओके, और वो यूटिलाइजेशन उसकी प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है। देन परफॉर्मेंस मेजरमेंट। फिर परफॉर्मेंस मेजरमेंट के अंदर हम मैट्रिसेस की बात करते हैं। मैट्रिसेस बड़े इंपॉर्टेंट है, आज आप इसको जरा ध्यान से समझ लेना कि फिर हमने रूब्रिक्स की बात की, ठीक, कि किस तरह से मैट्रिसेस हम मेजर करते हैं, किस तरह से कि हमारी सिक्योरिटी जो है वो प्रॉपर इन लाइन है विद बिजनेस स्ट्रेटजी या इन प्लेस है या पॉलिसीज जो हैं वो डिसेमिनेटेड हैं, उसके कोई मैट्रिसेस होते हैं। सो परफॉर्मेंस मेजरमेंट हम किस तरह करते हैं, रिपोर्टिंग मैट्रिसेस, reporting metrics and how effective reporting is done on information security processes to meet the desired objective। एक तो आपने matrices रिपोर्ट करने हैं अपने, और कितने इफेक्टिवली आपने उनको रिपोर्ट किया, ये आपकी परफॉर्मेंस मेजरमेंट हो रही है यहाँ पे। एंड हाउ इंडिपेंडेंट एश्योरेंस फ्रॉम एक्सटर्नल ऑडिट्स एंड असेसमेंट्स कैन बी अचीव। एक्सटर्नल ऑडिट्स क्या होते हैं,
जब आप सिक्योरिटी अप्लाई कर लेते हैं मेयर्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या टू सर्टेन एक्सटेंट यू से दैट यू हैव एक्चुअली अचीव्ड दैट गोल, दैट योर ऑर्गेनाइजेशन इज सिक्योर्ड नाउ विद मिनिमल रिस्क रेजिडुअल्स और एनी एक्सटर्नल अटैक, तो आप एक्सटर्नल ऑडिटर्स को कॉल करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं. पीपल स्पेंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑन एक्सटर्नल ऑडिट्स ऑफ सिक्योरिटी. अभी आप देखो तो बहुत सारी सिक्योरिटी की कंसल्टेंसी फर्म्स खुली हुई हैं. What do? They offer their services. They say that we are going to come and audit your company for security, whether it's there, whether the compliance is there or not. और वो लोग कौन होते हैं जो ये कंसल्टेंसी फर्म्स खोलते हैं? They are certified information security managers. आपको ऑडिट के लिए कोई क्यों बुलाएगा? You need to show your skills. You need to tell them that I am CISSP, Chief Information System Security Professional, certified हूँ. मैं certified CISM professional हूँ. That means Chief Information Security Manager. और there are many other certifications जो security से related होती हैं. You can give a proof that I am a certified security professional, so I can come for the audit. And people earn billions of dollars with this. With these audit consultancies. ठीक है. So आपने performance measurement जो आप कर रहे हैं, that is independent assurance from external audits and assessments can be achieved. This is how you can measure your performance. फिर आप इंटीग्रेशन की तरफ आ जाते हैं कि आपके एश्योरेंस के फैक्टर्स कौन से हैं, इससे रिलेटेड फैक्टर्स कौन से हैं आपके, ठीक है, रेलेवेंट फैक्टर्स कौन से हैं. सो इन इंटीग्रेशन, information security governance ensures that the relevant assurance factors are integrated to make sure that processes operate as intended from end to end. आपने business continuity की बात की, उसके लिए आपने certain controls apply कर दिए, ठीक, processes apply कर दिए. So इसके अंदर security बिजनेस कॉन्टिन्यूटी से इंटीग्रेटेड है, वो रिसोर्सेज के साथ, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी आपकी रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ इंटीग्रेटेड है, रिसोर्स मैनेजमेंट अगर ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ इंटीग्रेटेड है, तो आपका पूरा एक स्ट्रक्चर, एक नेटवर्क इंटीग्रेटेड हो गया. तो गवर्नेंस के अंदर आप इंश्योर करते हो कि जितने रिसोर्सेज, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स है, फिजिकल रिसोर्स है, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सब प्रॉपरली एंड टू एंड इंटीग्रेटेड है एक दूसरे के साथ. ठीक है. तो इसलिए मैंने ये बहुत ज्यादा पढ़ के आपको नहीं बताया, मैं आप थोड़ा आई वांट टू गिव यू एन आइडिया कि आपको स्टोरी समझ में आए कि हम इंटीग्रेशन के अंदर क्या देख रहे हैं बेसिकली. और फिर देयर आर मेनी प्रोसेसेस दैट हैव टू वर्क इन अलाइनमेंट विद ईच अदर, पैरेलल चलना होता है. ठीक है. आप उसको भी मेक श्योर करते हो कि वो आपकी प्रोसेसेस की इंटीग्रेशन या पैरेलल रनिंग जो है वो स्मूथ चल रही है. दीज आर ऑल द आउटकम्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस. आप इसको डिटेल में एक दफा अपनी पेज पे भी देखना. रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, इसको आगे लेकर चलते हैं. ठीक है. फिर सीनियर मैनेजमेंट की अभी हमने बात की. अच्छा, ये डिटेल में मैंने आगे एक्सप्लेन किया हुआ है आपको कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं, सीईओ क्या होगा, सीएफओ क्या होगा, सीआईएसओ क्या होगा. ये सारी टर्मिनोलॉजीज मैंने आगे आपके साथ एक्सप्लेन की हुई है, क्योंकि हम गवर्नेंस के अंदर देखते ही ये हैं कि कौन सी सीनियर मैनेजमेंट, किस तरह की एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट का क्या रोल होगा और कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी. ये CISM की सर्टिफिकेशन के एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सीनियर मैनेजमेंट में कौन होगा, किसके क्या रोल्स होंगे और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी. तो बीइंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर यू हैव टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ द मैनेजमेंट. किस मैनेजमेंट को कौन सी प्रेजेंटेशन दी जाती है, किसके सामने कौन से डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, किसको किस चीज के लिए कन्विंस किया जाता है. So you must know all these roles and responsibilities. ठीक है. एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट फिर से हमने वही कर ली जो लीड करती है आपके बिजनेस गोल्स को, आपके सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स को, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन से टास्क, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसको दी जाएंगी, ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस क्या होंगे, ये एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट सारी डिसाइड करती है. ओके. आगे थोड़ा इसको डिटेल में देखते हैं हम. Again, these are all the things that I've already discussed with you. CISO क्या होता है. अच्छा जी, challenges क्या होते हैं इसको जरा हम देख लेते हैं. Effective governance के हम कहते हैं कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस की कोई आउटकम होती है.
या उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उन ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव करने के लिए कोई प्रोसेसेस रन करते हैं, कोई काम करते हैं, कोई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट करते हैं। इन सारी डेलीगेशंस में जो जो प्रॉब्लम आती है, दैट इज योर चैलेंज। फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन, आप गवर्नेंस के अंदर क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन सिक्योर हो जाए हमारी। आपने ऑथेंटिकेशन दे दी, ये बंदा एक्सेस कर सकता है इंफॉर्मेशन को, ये नहीं एक्सेस कर सकता। इसकी इम्प्लीकेशंस को समझना, दैट इज अ चैलेंज। क्योंकि इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर सिर्फ एक स्टैंड अलोन कंप्यूटर के अंदर नहीं होती, डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन होती है। उसको एक्सेस किया जाता है बाय डिफरेंट resources, by different human resources, by different systems. इसको पहले अंडरस्टैंड करना कि इंफॉर्मेशन का फ्लो क्या है, दिस इज अ चैलेंज ऑफ गवर्नेंस। ठीक, फिर एग्जिस्टिंग जो आपका इंस्टीट्यूशन वाइड जो आपकी सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं, आप एकदम से ये नहीं कह सकते सब गलत है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, यहाँ पे सारा कुछ खराब है। बेशक खराब भी है, बट यू नीड टू टेक इट फ्रॉम ग्राउंड in a very positive manner. Being information security manager, you have to put up things one by one in a very positive manner. So you need to appreciate some of the security problems by starting off with कि ये problem है, कुछ हद तक यहाँ पे हम इसको इस तरह से ठीक कर सकते हैं। If we apply these values or these procedures, these policies, the security can be at higher level. This is again a challenge. आपको आइडेंटिफाई करना सिक्योरिटी प्रॉब्लम को। Then overcoming the lack of a game plan. Game plan क्या है? Game plan being information security plan manager, game plan यही है कि प्रॉपर पूरा सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क डिप्लॉय हुआ हुआ आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लेकिन आपने जब चार्ज संभाला तो आपको पता लगा कि गेम प्लान तो वहां पर कोई था ही नहीं। मिनिमल सिक्योरिटी अप्लाई हुई थी सिर्फ फायरवॉल्स के थ्रू या विंडोज डिफेंडर के थ्रू। कोई इंट्रूजन डिटेक्शन प्रिवेंशन सिस्टम नहीं था, कोई नेटवर्क पेनिट्रेशन चेक करने का कोई सिस्टम नहीं था। ठीक है, तो यू नीड टू चेंज द गेम प्लान नाउ। दिस इज अगेन अ चैलेंज बिकॉज यू आर गोइंग टू डील विद डिफरेंट माइंडसेट ऑफ पीपल। Some would probably just deny you right at the beginning. So you need to convince them with facts and figures. ये जो आप रिस्क मैनेजमेंट में हमने पीछे बात की थी कि फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके पास हैं, तो यू कैन चेंज द माइंडसेट, यू कैन कन्विंस पीपल ऑन इन्वेस्टमेंट्स। फिर प्रॉपर हम कह रहे हैं हमने पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स बनाए, ये कोई एक दिन का काम नहीं है। इफ यू आर गोइंग टू बी अ सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोफेशनल, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर, तो आपको पता होगा कि आपको कितने डिफरेंट स्टैंडर्ड्स का पता होना चाहिए। मैंने आज एक असाइनमेंट आपको दिया है, वो असाइनमेंट करते वक्त, इस स्लाइड के लास्ट स्लाइड के ऊपर है, वो असाइनमेंट करते वक्त आप बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करोगे और प्लीज वो करके नेक्स्ट वीक हम डिस्कस करेंगे। हम थोड़ा सा टाइम नेक्स्ट वीक डिस्कशन का रखेंगे उस असाइनमेंट के ऊपर। उसका शायद कोई बहुत डेफिनेट सोल्यूशन नहीं है। ईच एंड एवरी वन ऑफ यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर। आप बहुत डिफरेंट स्टैंडर्ड्स खोल के देखेंगे उस एक असाइनमेंट को करने के लिए, और एक्सप्लोर करने से हमेशा हम सीखते हैं when you're going to search for that। ठीक है, उसको अब एंड में हम जाते हैं तो फिर आपके साथ डिस्कस करूंगी मैं। ठीक है, फिर आप ऑब्वियसली आपने अपना कोई इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज करनी है। नहीं, पहले सर ये वाले साहब ये वाला काम करते थे, आप इनकी एक्सेस इसके ऊपर नहीं है, आप इनकी ऑथेंटिकेशन या वेरिफिकेशन जो है वो सिर्फ इस सिस्टम तक होगी, वो इस सिस्टम से आगे दूसरे सिस्टम को यूज नहीं कर सकते। दिस इज अ चैलेंज, a very big challenge, restricting someone from the use of information that was already given to that person। ठीक हो गया? Then understanding complex global legal compliance requirement and liability risks। देखिए, जब आप सिक्योरिटी की बात करते हैं, ऑब्वियसली आपसे सिक्योरिटी कौन डिप्लॉय करवाएगा? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको वाकई जरूरत है सिक्योरिटी की, जो हाई लेवल इंफॉर्मेशन के साथ डील करती है, जहां क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो हाईली क्लासिफाइड या सेंसिटिव डाटा की होती है। हमने ये टर्मिनोलॉजीज लास्ट क्लास में पढ़ी थी। ठीक है,
तो जब क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, पब्लिक नहीं है इंफॉर्मेशन, या मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज प्राइवेट, तो ऑब्वियसली यू हैव टू डील विद सर्टेन लीगैलिटीज. नेशनल लॉज होते हैं, कंपनीज के अपने कुछ लॉज होते हैं, रीजनल लॉज होते हैं जो आप पहले पढ़ते हैं, उनको अप्लाई करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. दिस इज अगेन अ चैलेंज ऑफ गवर्नेंस. यू नीड टू नो कि लीगल कॉम्प्लायंस की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं. अगर आपकी कोई लाइबिलिटीज हैं तो उससे एसोसिएटेड रिस्क कौन से हैं. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. ओके. फिर चैलेंजेस के अंदर ऑब्वियसली कि कोई ऐसा सिक्योरिटी रिस्क आ जाए जो आपकी असेसमेंट से सही तरह गुजर ना पाया हो, जिसको हम फिर भी कहते हैं ना कि एक रिस्क हमने असेस तो कर लिया था लेकिन हम शायद उसको बहुत सही तरीके से असेस नहीं कर पाए, उसकी वेटेज ज्यादा थी नुकसान करने की, लेकिन हमने उसको प्रॉपरली असेस नहीं किया. सो द रिस्क लाइज देयर. दिस इज अगेन अ चैलेंज कि आप उस रिस्क के मैग्नीट्यूड को असेस नहीं कर पाए सही. दो कि आप कह रहे हो कि मैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर हूं और मेरा तो काम ही ये है कि मैंने रिस्क को प्रॉपरली असेस करना है, बट अगेन प्रॉब्लम रह सकती है, कोई चीज ओवरलुक हो सकती है आपसे. दिस इज अगेन अ वेरी बिग चैलेंज फॉर यू. ठीक. और ऑब्वियसली कि फिर आपने कौन से रिसोर्सेज अप्लाई करने हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट है, ये हमने बड़ी डिटेल में बात की थी कि क्या इतनी कॉस्टली रिसोर्स है कि उसके ऊपर इतनी सिक्योरिटी अप्लाई कर दी जाए. दिस इज अगेन अ चैलेंज. गवर्नेंस के अंदर ही आ जाता है. डीलिंग विद इनटेंजिबल नेचर ऑफ सिक्योरिटी. इनटेंजिबल नेचर, टेंजिबल नेचर क्या हो सकती है सिक्योरिटी की. फॉर एग्जाम्पल फिजिकल सिक्योरिटी है, वैंडलिज्म है, हमने ये टर्म लास्ट टाइम पढ़ी थी. ठीक है. तो इनटेंजिबल नेचर ऑफ सिक्योरिटी क्या है, आपने उसको असेस नहीं किया या आपने उसको एस्टिमेट नहीं किया और किसी डिजिटल अटैक के थ्रू कोई थर्ड पार्टी अटैक था वो हुआ और आपकी इंफॉर्मेशन लूज हो गई. अगेन दिस इज अ चैलेंज. यू हैव टू डील विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटी नेचर ऑफ सिक्योरिटीज जो कि अगर हो सकती हैं लेकिन आप उसको असेस नहीं, एस्टिमेट नहीं कर पाते, पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर पाते. दिस इज अगेन अ चैलेंज ऑफ गवर्नेंस. फिर ऑब्वियसली आपने बेस्ट प्रैक्टिसेस और स्टैंडर्ड्स को देखना है और बड़ी डिटेल में देखना है कहाँ आपने कौन सी सिक्योरिटी की बेस्ट प्रैक्टिसेस और स्टैंडर्ड्स अप्लाई करने हैं और कहाँ नहीं करने. आईएसओ के स्टैंडर्ड्स हैं, अगर आपने आईएसओ आईसी अप्लाई करना है तो वो कहाँ अप्लाई करना है. अगर आपने आईएसओ 17799 अप्लाई करना है जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंट्रोल्स के लिए अप्लाई होता है, तो वो कहाँ करना है. ठीक है. हम आईएसओ की स्टैंडर्ड्स भी देखेंगे इस कोर्स के अंदर. सो डोंट वरी, मैं भी आपको जो बता रही हूँ वो आप इंशाल्लाह असाइनमेंट जब नहीं करोगे तो आप खुद ही एक्सप्लोर कर लोगे क्या है. देन ओवरकमिंग डिफिकल्टीज इन क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग अ सिक्योरिटी अवेयर कल्चर. ये शायद सबसे बड़ा चैलेंज होता हो. फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि हमारी जो सिक्योरिटी का वीकेस्ट लिंक है वो इंटरनल थ्रेट, इंटरनल ह्यूमन रिसोर्स है. बड़ा मुश्किल है उनको समझाना और उनके तरीकों को डेवलप करना. कल्चर कब डेवलप होता है, जब सब लोग एक सर्टेन स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे होते हैं. तो हम कहते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है कि ये इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं. इस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है फॉर एग्जांपल के दोपहर के खाने के बाद 10 मिनट के लिए सारा ऑफिस वर्क बंद करके सब 10 मिनट के लिए दे जस्ट टेक अ नैप जस्ट फॉर 10 मिनट्स. जापान में ऐसी कंपनीज हैं बहुत सारी, दे टेक नैप. तो वो चीज जो आपकी हैबिट बन जाती है वो आपका कल्चर बन जाती है. सो फॉर एग्जांपल मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कल्चर डेवलप हो जाता है कि मैंने जो अपने डूज हैं उनको फॉलो करना है, जो डोंट्स हैं उनको नहीं करना. जो मुझे पॉलिसी में डिफाइन कर दिया गया कि अगर कोई मुझे स्पैमिंग ईमेल आती है, फॉर एग्जांपल किसी बैंक की तरफ से, मैं ट्रांजैक्शनल फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में हूं और मुझे बैंक की तरफ से कोई मैलिशियस ईमेल आती है जो बड़ी लेजिटिमेट लगती है, देखने में पढ़ने में ऐसा लगता है कि वाकई बड़ी लीगल किस्म की है और बड़ी अच्छे तरीके से किसी बैंक से आई है. लेकिन why would a bank ask for your personal information over an email or over a phone call? They don't do that. So एक कल्चर डेवलप हो जाता है कि आपने सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो करना है. दिस इज अगेन अ चैलेंज एंड यू नीड टू डू इट कॉन्टिन्यूसली.
ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जाके डेवलप होता है, एकदम से डेवलप नहीं होता, ठीक है। सो इन चैलेंजेस को ओवरकम करना चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर का प्राइम टास्क है, ओके। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स की हम बात कर लें। पॉलिसीज हैं, अच्छा पॉलिसी कैसे लिखते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमारा टारगेट या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज के ऊपर हमने बात करनी है, लेकिन अभी पहले समझ लेते हैं कि पॉलिसीज होती क्या है। एक डॉक्यूमेंट होता है, उसमें मैं ये बता दूंगी कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में अगर प्रिंटर यूज होगा तो वो कौन सी जगह पे पड़ा होगा, कितने बजे से कितने बजे तक वो यूज होगा, कौन कौन से लोग उस प्रिंटिंग रूम को एक्सेस कर सकते हैं। मैं उस पॉलिसी में ये चीज डिफाइन कर दूंगी। एक जेनिटोरियल स्टाफ उस रूम को एक्सेस नहीं कर सकता और प्रिंट आउट्स नहीं निकाल सकता, ये मेरी पॉलिसी में डिफाइंड है। फॉर एग्जांपल, there are certain clerks या front desk receptionist फॉर एग्जांपल, मेरी पॉलिसी में डिफाइन है कि फ्रंट डेस्क रिसेप्शनिस्ट या जेनिटोरियल स्टाफ या क्लरिकल स्टाफ उस रूम को एक्सेस नहीं कर सकता। कौन कौन एक्सेस कर सकता है? एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स, मैनेजर्स, those who are dealing with public customers probably, जिनको प्रिंटिंग की काफी जरूरत पड़ती है, ये लोग एक्सेस कर सकते हैं। और एक्सेस करने के लिए उस रूम को हर एक का अपना अपना एक कोड दे दिया गया है, या फिंगर थंबनेल इंप्रेशन से वो एंटर हो सकते हैं, आई स्कैनिंग से एंटर हो सकते हैं, या वॉइस स्कैनिंग से एंटर हो सकते हैं, या सिंपल किसी डिजिटल पासवर्ड से एंटर हो सकते हैं। मेरी पॉलिसी में मैंने ये डिफाइन कर दिया, डॉक्यूमेंट में लिख दिया। अब जी ये पक्का हो गया, साइन हो गया बाय द हायर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीनियर मैनेजमेंट से साइन हो गया, ये पॉलिसी बन गई, अब इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ऐसे ही फॉलो होगा ये। नॉन कॉम्प्लायंस की पेनल्टीज क्या होंगी वो भी उसके अंदर कर दी कि अगर कोई क्लर्क, कोई रिसेप्शनिस्ट, कोई जेनिटोरियल स्टाफ इस रूम के अंदर पाया गया तो फर्स्ट टाइम उसको वार्निंग दी जाएगी, सेकंड टाइम उसको पेनल्टी दी जाएगी फाइनेंशियल, और थर्ड टाइम उसको टर्मिनेशन हो जाएगी। तो ये चीजें, दिस इज जस्ट वन एग्जांपल। हम पॉलिसीज के अंदर एक एक चीज अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट कर देते हैं, कॉम्प्लायंस के तरीके भी और नॉन कॉम्प्लायंस की पेनल्टीज भी। सो इट्स अ वेरी डिटेल्ड टास्क जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किया जाता है, दैट इज पॉलिसीज डिफाइन करना। अब पॉलिसीज आप डिफाइन करते हैं, मैं थोड़ा आपके साथ खोल भी लूं आगे पॉलिसी, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशंस, पॉलिसीज आप डिफाइन करते हैं, फिर आपने अपने पास नहीं रख लेना इसको, यू हैव टू डिसमिनेट दिस इंफॉर्मेशन बिकॉज इट इज गोइंग टू डिफाइन और डिस्क्राइब laws, regulations, liability issues. It is going to tell about business objectives. बड़ी टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज के अंदर कभी भी पॉलिसीज नहीं लिखी जाती, कुछ जो एग्जीक्यूटिव लेवल तक रहती हैं वो लिखी जाती हैं। जहां आपने डूज एंड डोंट्स डिफाइन करने हैं ना एम्प्लॉयज की, वो इजीली अंडरस्टूड लैंग्वेज के अंदर या प्रोसीजर या फॉर्मेट के अंदर लिखी जाती हैं। ठीक हो गया? तो इस चीज का भी खास ध्यान रखना है। देन ऑब्वियसली आपने नॉन कॉम्प्लायंस का अगर कोई प्रॉब्लम आता है कुछ इस तरह है तो उसको आपने बड़ा क्लियरली डिफाइन करना होता है कि नॉन कॉम्प्लायंस की पेनल्टीज क्या होंगी। मैंने आपके साथ एक रिसर्च आर्टिकल शेयर किया है, दैट इज ऑन इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस एंड प्रोटेक्शन मोटिवेशन। कॉम्प्लायंस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज की कैसे अचीव की जा सकती है, उसके बारे में वो एक पेपर है, कंप्यूटर एंड सिक्योरिटी एल्सवेयर जर्नल में पब्लिश हुआ है विद इम्पैक्ट फैक्टर 3.06। ठीक, आप उसको देख सकते हैं बड़ी डिटेल के अंदर। उसके अंदर सिक्योरिटी के फ्रेमवर्क्स भी आइडेंटिफाई किए हुए हैं, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो कॉम्प्लायंस को इफेक्ट करते हैं, नॉन कॉम्प्लायंस की क्या पेनल्टीज हो सकती हैं, सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स, आईएसओ स्टैंडर्ड्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या कहती हैं, उस पेपर के अंदर डिफाइन हुआ हुआ है। आप प्लीज उसको अपनी एक दफा कम से कम उसका एब्स्ट्रैक्ट या थोड़ा सा लिटरेचर रिव्यू का पार्ट और कंक्लूजन जरूर पढ़ना। इमरान 15 मिनट्स, 6 बजे क्लास खत्म है, आप 10 मिनट्स ले लो, ठीक है। वैसे 6 बजे नमाज, मैं अगर 6 बजे से पहले छोड़ दूं, अच्छा चलें फिर आप ऐसा करें, आप पढ़ ले नमाज, लेकिन प्लीज 10 मिनट में वापस आ जाएं, ठीक है। 10 मिनट की मैं ब्रेक देती हूँ। सो अभी इट्स 5:10 ऑलमोस्ट,
तो मैं 5:20 पे वापस क्लास ज्वाइन कर लूंगी, ठीक है। फिलहाल मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर देती हूँ। चलें जी, पॉलिसीज के बारे में हमने बात की। एक इंपॉर्टेंट चीज जो पॉलिसीज के अंदर फॉलो होती है दैट इज इशू स्पेसिफिक पॉलिसी, ठीक। जेनेरिक हमने बात कर ली टर्म्स के अंदर कि हम लोगों ने डिफाइन कर लिया कि किसकी कौन सी ऑथेंटिकेशन होगी, किस रूम में किसको एक्सेस मिलेगी, अगर कॉम्प्लायंस होगी तो क्या होगा, नॉन कॉम्प्लायंस होगी तो किस तरह की पेनल्टीज हैं, ठीक। फिर कुछ पॉलिसीज हम डिफाइन करते हैं कुछ इश्यूज से स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल ईमेल यूजेज, जिस तरह अभी हम क्लासेस के लिए डिफाइन कर रहे हैं, जब हम LMS यूज करते हैं तो हमारी UMS हमारी यूनिवर्सिटी की एक पॉलिसी है कि सिर्फ जो लोग सुपीरियर के डोमेन पर हैं वो LMS यूज कर सकते हैं उस ईमेल एड्रेस के साथ जो सुपीरियर के डोमेन पे बना हुआ है, और जो लोग किसी और अपने पर्सनल ईमेल आईडी से उसको यूज करने की कोशिश करेंगे तो वो एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। मैंने अभी लास्ट लेक्चर की रिस्क मैनेजमेंट की गूगल ड्राइव से आपके साथ शेयर की थी वीडियो, लेकिन आप लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। द रीजन बीइंग कि आप लोग सुपीरियर, क्योंकि मेरी ड्राइव सुपीरियर की गूगल ड्राइव थी और मैंने उस पे राइट्स ये रखे हुए थे कि जो सिर्फ सुपीरियर की डोमेन के लोग हैं वो उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। तो मैंने एक उसके अंदर डू और डोंट डिफाइन किया हुआ है कि कौन एक्सेस कर सकता है और कौन एक्सेस नहीं कर सकता। तो दिस इज एन इशू स्पेसिफिक थिंग विच आई हैव पुट देयर। तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप किसी एक स्पेसिफिक टास्क या इश्यू से रिलेटेड अपनी पॉलिसी डिफाइन कर सकते हैं। अगेन ईमेल यूजेज की यहाँ पे बात आ गई, ठीक। और उसके अलावा आप क्या करेंगे, एम्प्लॉय शुड कंफर्म दैट दे हैव रेड एंड अंडरस्टूड द पॉलिसीज। ये जनरली किस टाइम पे होता है, ये जनरली होता है हायरिंग के टाइम के ऊपर, कि आप एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट अपने एम्प्लॉय के साथ शेयर करते हो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ये पॉलिसीज हैं, प्लीज गो थ्रू दैट एंड साइन अंडरनीथ, ठीक। फिर आप एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसी की बात करते हो। एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसी क्या होती है कि आप डिफाइन कर देते हो कि आप उस पॉलिसी के अंदर आप डिफाइन कर सकते हो कि कौन सा आपका यूज या काम एक्सेप्टेबल है। दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेबल यूजेज पॉलिसी, कि आप कौन से रिसोर्सेज को यूज करोगे और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सेप्टेबल होंगे, आप कौन से काम करोगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सेप्टेबल होंगे। सो दिस इज एक्सेप्टेबल यूजेज पॉलिसी। कौन से रूम में एक्सेस आपको अलाउड है, मे बी आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो तो कौन सी लैब में आपकी एक्सेस अलाउड है और कौन सी लैब में आपकी एक्सेस अलाउड नहीं है। So when I was studying in University Technology Petronas, I was given access of 2 labs. There were on that floor there were 3 to 4 labs, लेकिन मैंने सिर्फ 2 की अलाउड थी मुझे एक्सेस, और वो भी बेस्ड ऑन द परमिशन ऑफ माय सुपरवाइजर। अभी ऑथेंटिकेशंस देखें आप, कुछ लोगों की किसी एक बंदे को सेग्रीगेटेड ड्यूटी नहीं है कि सिक्योरिटी ऑफिस को सिर्फ दे दी गई, 2 से 3 मुझे अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से, मुझे अपने सुपरवाइजर से, 2 लोगों से साइन करवाने थे कि मुझे इस लैब की यूजेज क्यों अलाउड है। आई हैड टू मेंशन द रीजन। एक रिसर्च लैब थी और एक FIP लैब थी। FIP लैब में आई यूज्ड टू टेक लेक्चर्स, जो मैं डिलीवर करती थी वहां स्टूडेंट्स को, अंडरग्रेड स्टूडेंट्स को, और रिसर्च लैब में मुझे अपनी रिसर्च कंडक्ट करनी होती थी, ठीक है। तो उसकी एक्सेस मुझे किस तरह से मिली, वो भी पॉलिसी में डिफाइंड है कि आपको किस किस शख्स से या किस दूसरे रिसोर्स से आपको परमिशन पहले लेनी है और फिर आपको ये स्पेसिफिक परमिशन जो आप रिक्वायर कर रहे हो वो ग्रांट होगी, ओके। देन कम्स योर डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी, ये भी आप पॉलिसी के अंदर डिफाइन कर देते हो। फिर आपकी बिजनेस कॉन्टिन्यूटी पॉलिसी क्या होगी, ये आप डिफरेंट इशू स्पेसिफिक पॉलिसीज जो है अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह आप सिस्टम से रिलेटेड आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो नेटवर्क है, एप्लीकेशंस हैं, कंप्यूटर्स है, डेटाबेसेस हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर रूम्स हैं, सर्वर रूम्स हैं, आप कौन किस रूम को किस लेवल किस ऑथेंटिकेशन के साथ एक्सेस कर सकता है, ये सब चीजें भी आप अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अंदर बताते हैं, ठीक हो गया। तो पॉलिसीज की आई होप की चीजें आपको क्लियर हैं कि किस किस पर्सपेक्टिव की चीजें आप अपनी पॉलिसीज के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली पॉलिसीज जो है वो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म के अंदर होती है, इसमें कोई टेक्निकल कंट्रोल्स नहीं अप्लाई हो रहे थे, कोई सॉफ्टवेयर उस तरह का स्पेसिफिक यूज नहीं हो रहा होता। वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर एक रिटन पॉलिसी आप डेवलप कर सकते हैं, लेकिन उसकी टर्म्स, terminologies, standards, best practices, they should be aligned with security frameworks, they should be aligned with standards like ISO है,
सिक्योरिटी के फ्रेमवर्क्स हैं, कॉबिट है, कोसो है, इनके साथ अलाइंड होने चाहिए आपकी पॉलिसीज की जो टर्मिनोलॉजीज हैं या टर्म्स जो आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। देन कम्स योर स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड यही ISO का स्टैंडर्ड है आपका, ठीक है। एक स्टैंडर्ड वो हो गया आपकी जिसको आप फॉलो करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस जिसके अंदर आ जाती हैं। इसके अलावा आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ सर्टेन स्टैंडर्ड्स भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं बेस्ड ऑन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉइज आर रिक्वायर्ड टू वेयर आइडेंटिफिकेशन बैजेस एट ऑल टाइम्स। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एक स्टैंडर्ड है, ये फॉलो करना ही करना है, ठीक हो गया। फिर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रोटेक्टेड विद AES 256 एट रेस्ट एंड इन ट्रांजिट। AES क्या होता है? दिस इज एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। 256 बिट होता है, इसलिए दिस इज द हाईएस्ट बिट अभी जो एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड के अंदर अभी डिफाइन हुई भी है, कि बड़ी स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन, एक ही की होती है इसकी प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए। सेम की से ये साइफर टेक्स्ट बन जाता है, उसी की को यूज करके वापस डिक्रिप्ट हो जाता है टू द प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। तो ये आपका फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन में आपने ये स्टैंडर्ड कर लिया कि जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपको कीप करनी है वो AES स्टैंडर्ड के थ्रू आप करेंगे, चाहे वो एट रेस्ट हो, दैट मीन्स कि अभी वो सिर्फ आपके कंप्यूटर के अंदर रखी हुई है, या फिर थ्रू नेटवर्क आप उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं, या इन ट्रांजिट का मतलब है कि आप उसको ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो वो AES 256 स्टैंडर्ड के थ्रू ही आप उसको एनक्रिप्ट करेंगे। तो ये आपने एक स्टैंडर्ड डिफाइन कर लिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर का काम है, ठीक है। फिर कुछ बेसलाइंस है आपकी, फंडामेंटल्स, जिसके ऊपर आप अपनी फाउंडेशन, जिन फाउंडेशंस के ऊपर आप अपनी डिफरेंट चीजें लेकर चलते हो, ठीक है। जब आपके रिस्क मिटिगेट हो गए, आप समझ रहे हो कि सिक्योरिटी आपकी जो आपका सर्टेन ऑब्जेक्टिव था वो अचीव हो गया है, देन देयर आर सर्टेन बेसलाइंस। अब देखो, सिक्योरिटी का वो लेवल अचीव करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत कॉस्ट आती है, बहुत एनर्जी वेस्ट होती है, बहुत रिसोर्सेस यूज होते हैं। Now when you have achieved that level after spending a lot, you have to follow certain baselines, ठीक है। फिर आप certain standards को reference point बना लेते हैं। standards जो external standards हैं, for example again best practices ISO की है या COBIT framework है, so you agree upon कि now we have to follow these baselines, ये तो करना ही करना है कि authentications होंगी, जिसको जिस चीज की एक्सेस है सिर्फ वही उसको यूज करेगा, आपकी जो एम्प्लॉइज हैं वो टैग्स पहनेंगे ही पहनेंगे। ये कुछ बेसलाइंस आप अपनी डिफाइन कर लेते हैं, और फिर इसी से आपकी आगे सिक्योरिटी का जो मैकेनिज्म है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रन होता रहता है, ठीक हो गया। अगेन गाइडलाइंस की अगर हम बात करें तो ये डिफरेंट अब टर्मिनोलॉजीज हैं, देखो बहुत ज्यादा लिंक्ड हैं। पहले हमने पॉलिसीज की बात की, फिर स्टैंडर्ड्स की बात की, फिर बेसलाइंस की बात की, अब गाइडलाइंस की बात आ गई है। सो दे आर वेरी मच इंटरलिंक्ड। गाइडलाइंस हमें कहाँ से मिलती हैं? बेस्ट प्रैक्टिसेस ISO की सीरीज से या सिक्योरिटी फ्रेमवर्क से, आप इनको एक्सप्लोर करेंगे। प्रोसीजर्स डिफाइन कर दिया, ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोसीजर्स के अंदर आप स्टेप बाय स्टेप टास्क कैसे फॉलो करना है ये प्रोसीजर के अंदर लिखने के। पहले फॉर एग्जांपल मुझे अपनी लैब की एक्सेस चाहिए थी, रिसर्च लैब की, ठीक। सो आई वेंट टू द, मेरे पास एक कार्ड था, एक्सेस कार्ड, जिसको हम कहते हैं एम्प्लॉय को कार्ड पहनना चाहिए, वो एक्सेस कार्ड स्मार्ट कार्ड होता है, ठीक। और मुझे सिक्योरिटी रूम से क्लियरेंस चाहिए थी, उसके लिए मुझे वहां पे एक्सेस चाहिए थी अपनी रिसर्च लैब की। So I went there with my card and a form. On the form I requested, now this is the procedure of acquiring access. Guidelines में, policies में ये define किया गया था कि मुझे permission लेनी है HOD की और supervisor की to access my research lab and the FIP lab where I had to deliver the lectures. ये define किया गया था। Procedure में step by step बताया है, पहले आप फॉर्म लेकर सिक्योरिटी ऑफिस में जाएंगे, वहां के सिक्योरिटी पर्सोनल से आप उस पर स्टैंप लगवाएंगे और अपनी रीजन एक्सप्लेन करने को कहेंगे, ठीक है। आपकी जो रीजन आपने एक्सप्लेन की हुई है उसके ऊपर एक स्टैंप अभी नहीं लगेगी, उस पर एक इनिशियल सिग्नेचर होंगे। देन यू वुड गो टू योर सुपरवाइजर
सुपरवाइजर नीचे अपनी स्टैंप लगाएगा और आपको एक्सेस अलाउ करेगा, गिविंग अ रीजन कि ये रिसर्च स्टूडेंट है और इसको इस रिसर्च लैब की जरूरत है। देन आई वुड गो टू माय हेड ऑफ डिपार्टमेंट। हेड ऑफ डिपार्टमेंट चेक करेगा, ये प्रोसीजर है आप स्टेप बाय स्टेप कि वो चेक करेगा कि क्या पहले सुपरवाइजर ने चॉप किया है वो फॉर्म के नहीं किया। फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट उस पर स्टैंप लगाएगा। Now the next step is again I have to go to the security office where I'm going to get the access. अभी सिक्योरिटी वाले चेक करेंगे सुपरवाइजर ने चॉप किया, एचओडी ने चॉप किया, इसका आईडी ठीक है जो इसने लिखा हुआ है ऊपर, ये एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है इस यूनिवर्सिटी का, ये चीजें चेक करके वो फाइनल स्टैम्प करेंगे और आपके कार्ड के ऊपर आपको एक्सेस दे देंगे। अब नेक्स्ट टाइम मुझे जब भी अपनी लैब में जाना है, आई जस्ट वहां पे बाहर सिक्योरिटी के एक प्रॉपर डिवाइस होती है, मुझे सिर्फ कार्ड को स्कैन करना है और वो डोर ओपन हो जाएगा और मैं जाके अपनी रिसर्च कर सकती हूँ। सो नाउ यू अंडरस्टैंड, पॉलिसी में आपने डिफाइन कर दिया कि किस किस की ऑथेंटिकेशन से मुझे एक्सेस मिल सकती है। प्रोसीजर में आपने डिफाइन कर दिया कि पहले इसके पास जाना है, फिर इसके पास जाना है, फिर इसके पास जाना है। I hope it's clear to you. आ जाते हैं इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। अभी ये सारी चीजें हमने बात कर ली, प्रोसीजर डिफाइन कर लिया, स्टैंडर्ड गाइडलाइंस, अब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आ गई। इम्प्लीमेंटेशन में ऑब्वियसली आपने जब पॉलिसी, स्टैंडर्ड प्रोसीजर, बेसलाइन, गाइडलाइंस ये सब डिफाइन कर लिए हैं, तो ये आप क्यों करते हैं? हमने पहले भी बात की थी। एक तो ऑब्वियसली आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर रहे हैं सिक्योरिटी का, कि आपकी चीजें जो हैं वो स्ट्रीमलाइन हो जाएं, प्रोसीजरल हो जाएं, कोई प्रॉब्लम ना हो। एक और गोल होता है ये सारा कुछ डिफाइन करने का, ऑडिटर्स आएंगे और ऑडिट करेंगे कि क्या आपकी सिक्योरिटी इन प्लेस है कि नहीं है। तो जब वो ऑडिट करने आएंगे तो पहली बात पूछेंगे, लाइन जी डॉक्यूमेंट्स किधर हैं आपके? आप कहेंगे कौन से डॉक्यूमेंट्स? तो जब वो पॉलिसी मांगेंगे तो आपको पॉलिसी प्रेजेंट करनी है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। कौन से स्टैंडर्ड्स आप फॉलो कर रहे हैं, कौन सी गाइडलाइंस आप फॉलो कर रहे हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं आपके, ये सब कुछ आप मेंटेन करते हैं। बेशक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिक्योरिटी इन योर ऑर्गेनाइजेशन बट आल्सो फॉर ऑडिट पर्पसेस। तो ये बड़े अप टू डेट रिवाइज्ड पॉलिसीज होनी चाहिए। व्हेन आई वाज वर्किंग ऑन माय रिसर्च, पॉलिसी कॉम्प्लायंस के ऊपर मैंने रिसर्च की थी और आई वाज चेकिंग कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी पॉलिसीज जो डिफाइन की हुई है उसमें कौन कौन से सेट ऑफ प्रोसीजर्स या डूज एंड डोंट्स या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन किए हुए हैं। सो आई फाउंड आउट दैट इन सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस कुछ की तो पॉलिसीज बनी ही नहीं हुई थी, कि अगर वो बनी हुई थी तो वो इतनी पुरानी थी कि 6-7 साल तक वो रिवाइज ही नहीं हुई थी कभी। ठीक, और अगर वो बन गई थी तो जब उनके एम्प्लॉयज, पहले हमने ये डिफाइन कर लिया कि पॉलिसीज बनी हुई है, पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ इस ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी बनी हुई है, फिर वी मेट एम्प्लॉयज ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन और हमने उनसे पूछा कि आपको पता है कि आपकी पॉलिसी के अंदर ये लिखा हुआ है कि आप ये नहीं कर सकते, या आपकी पॉलिसी, आपको पता है कि आपका पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। एम्प्लॉयज डिड नॉट नो कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में कोई स्टैंडर्ड या पॉलिसी डिफाइन हुई भी है। अगर उनको ये पता था कि वो पॉलिसी डिफाइन हुई भी है, तो अगर आप उनसे किसी एक प्रॉब्लम से रिलेटेड, किसी एक इशू से रिलेटेड अगर कोई पॉलिसी पूछ लो कि ये इसकी, इस इशू का अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो क्या पॉलिसी, आपने किस तरह उस पर एक्ट करना है, तो उनको ये नहीं पता था। अगेन दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम कि आप पॉलिसीज, डॉक्यूमेंट, स्टैंडर्ड सब कुछ डिफाइन तो कर लेते हो, लेकिन जिनके लिए करते हो उन तक कोई इंफॉर्मेशन पहुंचती नहीं है, क्योंकि आपको लगा कि आपकी जॉब का मेन टास्क जिस पे क्वेश्चन होना है वो ये है कि जी पॉलिसी बनाइए, आप कहोगे हाँ जी बनाई है। आपने स्टैंडर्ड्स डिफाइन कर लिए, हाँ जी कर लिए, कॉस्ट इफेक्टिवनेस चेक कर लिया, हाँ जी कर लिया, सारा कुछ कर लिया, हर चीज हमारी तैयार है, चलो जी सिक्योरिटी इंप्लीमेंट हो गई। जिनसे सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करानी है, जो वीकेस्ट लिंक है, उन तक तो पहुंची नहीं। सो दिस इज अगेन अ वेरी बिग चैलेंज एंड दिस हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड। तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि जिस तरह की आपने पॉलिसीज बनाई हैं, जिस तरह के आपने प्रोसीजर्स डिफाइन किए हैं, उसी तरह के उनके अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग सेशंस अरेंज करा लेते हैं। दिस इज कॉल्ड सेटअप प्रोग्राम, सिक्योरिटी एजुकेशन ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स। Within organization, you need to conduct these programs every now and then, every few months. As soon as you're going to amend something in your policy, you need to develop a training program for that. So effective information security
मैनेजमेंट के लिए यू हैव टू डिफाइन इफेक्टिव सिक्योरिटी एजुकेशन ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स. आप अगर किसी इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस को कंप्लीटली देखना चाहते हो तो उसमें 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं. पहली, प्रोविजन ऑफ पॉलिसी, कि क्या उस ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसीज डिफाइन की गई हैं. दूसरी, सेटअप प्रोग्राम्स, सिक्योरिटी एजुकेशन ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स. क्या ऐसे प्रोग्राम्स जो उन पॉलिसीज के मेन पॉइंट्स टू द एम्प्लॉयज डिसमिनेट कर सकते हैं, या एम्प्लॉयज को किस तरह से इन केस ऑफ अ ब्रीच और एन इंसिडेंट रिस्पॉन्ड करना चाहिए, क्या इससे रिलेटेड कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डेवलप हुए हैं. तीसरी चीज है मॉनिटरिंग. क्या ये सब जो आप कह रहे हैं कि पॉलिसी बनी हुई है, ये सब जो आप कह रहे हैं कि ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस हो रही है, इसकी मॉनिटरिंग हो रही है कि नहीं हो रही, ये चीज आपको लाजमी चेक करनी है. जी इमरान. मैम मैंने ये पूछना था कि देखिए अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है उनकी पॉलिसीज नहीं बनी हुई तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वाले आते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनके पास पॉलिसीज नहीं है, तो क्या उनको कोई पनिशमेंट होगी, कोई जुर्माना हो सकता है या उनकी कंपनी बैन हो सकती है? अच्छा देखो, एक चीज मैं आपको बताऊं, ऑडिट वाले जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन खुद बुलाती है कि आए और ऑडिट करें, हमें चेक करें कि हमारी सिक्योरिटी पॉलिसीज इन प्लेस हैं कि नहीं है. तो वो आप तब तक नहीं बुलाओगे जब तक आपके पास खुद कोई इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर नहीं है या चीफ इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल कोई नहीं है आपके पास. और अगर कोई आपने हायर किया हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो पॉलिसी बनाए या डॉक्यूमेंट्स बनाए. सो दैट मीन्स अब शुरू से देखो, जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करनी है, दैट मीन्स कि कोई इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर रखेंगे वो, और जब वो रखेंगे तो उसका काम ही यही है पॉलिसीज बनाना. जब वो हायर मैनेजमेंट को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट को कहेगा कि जी अब ऑर्गेनाइजेशन सिक्योर्ड है, बड़ा अच्छा चल रहे हैं हम, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन ने जहां इतनी इन्वेस्टमेंट की है, इतना कॉस्ट बेयर की है, तो वो आप कहेंगे कि अब हम ऑडिटर्स को बुला रहे हैं और वो चेक करें, एक्सटर्नल ऑडिटर्स आके. इंटरनली तो हमने जो काम करना था, हमने इस बंदे को पैसे देने थे, हम दे रहे हैं, ये हमारा एम्प्लॉय है, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर जो ये हमारा एम्प्लॉय है, हम इसको पैसे दे रहे हैं. अब आएगा एक्सटर्नल ऑडिट, वो आके चेक करेगा कि क्या आपने जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर हायर किया हुआ है उसने सही पॉलिसीज बनाई हैं, स्टैंडर्ड्स प्रोसीजर्स इन प्लेस हैं, आपकी सिक्योरिटी का जो ऑब्जेक्टिव था वो अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा. वो आएंगे, वो चेक करेंगे, वो या तो कहेंगे कि जी वेल डन, एवरीथिंग इज परफेक्ट, या ये कहेंगे कि बहुत अच्छा है, चले लेकिन ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको देख लें तो आप बेहतर और कर सकते हैं. या वो आकर आपके ऑडिट में ये चेक करेंगे कि ना तो आपकी पॉलिसीज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइंड है, ना आपके प्रोसीजर्स प्रॉपर डिफाइंड हैं, ना आपके एम्प्लॉइज को पता है कि आपकी पॉलिसीज क्या हैं. ठीक है, तो ऑडिट के लिए ऑर्गेनाइजेशन खुद बुलाती है. कोई भी ऐसे नहीं है कि कोई कहेगा अच्छा आज ही जी खड़े हो जाए सारे, मैंने आपकी ऑर्गेनाइजेशन आज ऑडिट करनी है, गवर्नमेंट की तरफ से आया हूँ, ऐसा नहीं होता. ये पूरा डिफाइंड प्रोसीजर होता है कि खुद इन्विटेशन दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल अभी हमने एनसेक से एक्रीडेशन करानी है आपकी डिग्रीज की किसी भी यूनिवर्सिटी में, ठीक है, तो वो एनसेक को, जो आपका एचईसी का जो इदारा है एनसेक, जो कंप्यूटर साइंस की एक्रीडेशन करता है, हम उनको खुद पहले अपना पूरा डाटा भेजते हैं, खुद उनको बताते हैं कि हमारे ये प्रोग्राम से ये रोड मैप था, ये बच्चे ग्रेजुएट होने वाले हैं, इन्होंने ये कोर्सेज पढ़े हैं, इस बैच के अंदर इतने स्टूडेंट्स हमारे रजिस्टर थे, ये प्रोग्राम था, इसके अगेंस्ट बच्चों ने ये कोर्स कंप्लीट करके ये डिग्री अचीव की है, तो अब उसकी डिग्री के अटेस्टेशन के लिए हम आपको इनवाइट कर रहे हैं. अब उनकी टीम आती है यूनिवर्सिटी के अंदर, वो आती है और आके हमारे कोर्स फोल्डर्स चेक करती है, आके देखती है कि अच्छा जी हमने कितने क्विज लिए, कितने असाइनमेंट ली, पेपर का मिड टर्म का पैटर्न क्या था, फाइनल का पैटर्न क्या था, जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो उसके कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन थे कि नहीं थे. फिर वो एम्प्लॉइज से मिलती है कि हाँ जी आप लोग सेटिस्फाइड हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन से आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. स्टूडेंट से मिलते हैं कि टीचर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने क्या चीज पढ़ी है, क्या चीज सीखी है, क्या जो पढ़ाया है टीचर ने उनको वाकई आता है कि नहीं आता, वो क्वेश्चंस पूछते हैं. सो दिस इज एन ऑडिट. वी आर गोइंग टू इनवाइट HEC टू कम एंड ऑडिट अस. They are going to audit us. They are going to put a stamp on our organization कि यहाँ
कि जो हमारा ऑडिट था वो सक्सेसफुल रहा, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी रिकमेंडेशंस कुछ देकर जाते हैं नेक्स्ट विजिट के लिए कि आप इसको ऐसे ठीक कर लें, ऐसे ठीक कर लें. नाउ दैट वी अप्रूव दैट यू आर कंपैटिबल विद ऑल द रिक्वायरमेंट्स, तो हम आपके बच्चों के ये 3 बैचेस की डिग्री जो है वो अटेस्ट कर देंगे. HEC उसको अटेस्ट कर देती है. यू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर नाउ? जी. चले, अच्छा जी, आगे आ जाते हैं. क्विक टाइम बहुत थोड़ा रह गया. क्लासिफिकेशन हमने लास्ट टाइम भी पढ़ी थी, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा आपको अगेन यहाँ पर, क्योंकि हमने लास्ट टाइम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या होती है, फिर हम असाइन कर देते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन को, कुछ वैल्यूज असाइन कर देते हैं कि इसकी क्लासिफिकेशन ये हाई प्रायोरिटी या हाईली क्लासिफाइड है, या सेंसिटिव है, या प्राइवेट है, या पब्लिक है. उसके अकॉर्डिंगली हम कॉस्ट इफेक्टिव मैनर के अंदर उसको फंड्स एलोकेट कर देते हैं. तो दिस वाज जस्ट अ रिवीजन दैट आई वांटेड टू पुट हियर. ये हमने पहले भी क्योंकि बात कर ली है, ज्यादा टाइम नहीं लगाती. GRC आपको पता होना चाहिए. बीइंग अगर आपने CISM की सर्टिफिकेशन करनी है तो आपको GRC का पता होना चाहिए. गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड कॉम्प्लायंस, इसका एक साइकिल है. रिस्क मैनेजमेंट हमने पहले पढ़ ली. हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ रिस्क करते हैं. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था. आज हमने देखा गवर्नेंस में हम क्या करते हैं. हम कॉर्पोरेट मैनेजमेंट करते हैं, यानी कॉर्पोरेट लेवल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लेवल से हम मैनेज करना शुरू करते हैं चीजों को. हम अपनी स्ट्रेटजीज डिफाइन करते हैं, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट करते हैं. हम अपनी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की जितनी स्ट्रेटजीज हैं उनको अपनी बिजनेस की स्ट्रेटजीज के साथ अलाइन करते हैं. ऐसा नहीं है सिक्योरिटी कुछ और कह रही है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स कुछ और हैं. हर कोई सिक्योरिटी मैनेजर अपना काम किए जा रहा है. बिजनेस चलाने वाला जो मैनेजर है आपका मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, वो अपना काम किए जा रहा है. दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं और किसी की कोई अलाइनमेंट नहीं है और कोई आउटकम नहीं है. बिजनेस रेवेन्यू जो है वो डाउन जाता जा रहा है. ठीक. और गवर्नेंस के अंदर हमने एक और चीज जो पढ़ी है, दैट इज पॉलिसी मैनेजमेंट. अब ये 2 चीजें जब आपकी हो जाती हैं, आपकी रिस्क मैनेजमेंट होगी, गवर्नेंस हो रही है, तो गवर्नेंस के साथ इन दोनों चीजों के साथ एक जो और इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज अ कंप्लायंस. पेनल्टी. कंप्लायंस होगी तो रिवॉर्ड्स होंगे, नॉन कंप्लायंस होगी तो पेनल्टीज होंगी. इसको डेटरेंस थ्योरी भी बोलते हैं, जनरल डेटरेंस थ्योरी, GDT. डेटरेंस थ्योरी के अंदर क्या होता है कि अगर एम्प्लॉय कंप्लाई करता है विद सर्टेन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस तो उसको रिवॉर्ड किया जाए, और अगर वो नहीं करता कंप्लाई तो उसको पेनल्टी दी जाए. सम ऑर्गेनाइजेशंस डू दैट. 2 केस के ऊपर काफी क्रिटिसिज्म भी रहा, बट यस, ऑर्गेनाइजेशंस डू दैट. जनरल डेटरेंस थ्योरी को फॉलो करती हैं. कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये बहुत कामयाब रहती है, जहां सिक्योरिटी का कल्चर जो है वो डिस्पाइट ऑफ रिमाइंडर्स या एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स वो डेवलप नहीं हो पाता. उधर ऑर्गेनाइजेशंस फिर इसके ऊपर जनरल डेटरेंस थ्योरी के ऊपर इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देती हैं, जिसमें रिवॉर्ड और कॉन्सिक्वेंसेस या रिवॉर्ड और पेनल्टी का कॉन्सेप्ट ऐड कर देती हैं. ठीक. ये जो हम बात कर रहे थे एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट की, 2 पूरी स्लाइड्स के अंदर काफी हमने इसको डिस्कस कर लिया. लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, उनका गोल क्या होता है कि जितने शेयर होल्डर्स हैं उन सबके इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहें. क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया हुआ है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. अगर शेयर होल्डर्स अपना पैसा निकाल लेंगे तो आपका बिजनेस डूब सकता है. ठीक. तो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का प्राइमरी गोल सब शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को अलाइन रखना है या प्रोटेक्टेड रखना है. फॉर एग्जाम्पल एनरॉन एक कंपनी थी, अराउंड 1990s में ये स्टार्ट हुई थी. इट came up to the I think top 5 जो फाइनेंशियल कंपनीज थी. बेसिकली ये एनर्जी कंपनी थी, लेकिन टॉप 5 कंपनीज के अंदर आती थी ये वर्ल्ड की. ठीक. जो कि आई थिंक जिसके शेयर होल्ड जो थे वो अराउंड $40 बिलियन तक जिसके शेयर्स थे. इट वाज अ ह्यूज कंपनी. इट यूज्ड टू बी कॉल्ड वॉल स्ट्रीट डार्लिंग. तो जब बैंक करप्ट हुई तो इसका नाम रखा गया द फॉल ऑफ वॉल स्ट्रीट डार्लिंग. बैंक करप्ट कैसे हुई? इसके अपने स्टेक होल्डर्स, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स, जो इसके अपने अंदर के चीफ मैनेजमेंट पोजीशन के ऊपर जो लोग थे, उन्होंने जब इसकी कोई फाइनेंशियल लॉस होता था
तो बजाय उसको डिक्लेयर करने के उसको छुपाते थे और डेट के अंदर जो बैंक से डेट लिया हुआ था उसमें ऐड कर देते थे। तो जो सीईओ था या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उनको पता ही नहीं चला कि उनके नीचे के जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, फाइनेंस ऑफिसर्स हैं, ये सब क्या गेम खेल रहे हैं। Within few years, the company became bankrupt. So it is a very important task. अच्छा, इसके बाद जो थे वो कुछ लॉज आना शुरू हुए जिसमें सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन का लॉ था, यूएस की मैं आपको बात बता रही हूँ, जिसके अंदर लॉज थे। फिर इसमें सार्बेन्स-ऑक्सले एक्ट आया, जिसने इस एक्ट ने क्रैकडाउन स्टार्ट किया जो कॉर्पोरेट फ्रॉड्स थे, जो बड़े लेवल के फ्रॉड्स होते थे, उसमें ऑडिट्स होना शुरू हो गए। अभी जो ऑडिट बड़ी तेजी से साथ साथ फ्लरिश किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो इन बहुत बड़े बड़े फ्रॉड्स की वजह से हुआ। डिफरेंट एक्ट्स आए जिसमें अब हम लीगल टर्म्स की भी जब बात कर रहे थे, लीगल रेगुलेशंस होते हैं, नेशनल लॉज होते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह डेवलप होते हैं। वंस यू फॉल you rise again with new intentions, with new objectives, with new goals. इसी तरह कंपनियां डूबती हैं, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर लोग जागते हैं और उनको पता लगता है। देखिए, जब कंपनी फ्लरिश करती है तो वो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, नेशनल लेवल के ऊपर आपकी इकोनॉमी को फायदा पहुंचा रही होती है। और जैसे ही कंपनी डूबती है, इकोनॉमी, नेशनल इकोनॉमी एकदम से डाउनफॉल पे आ जाती है। एक हम शेयर्स खरीदते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर जाते हैं, ठीक है, इसका एक शेयर जो था वो $90 के ऊपर, जब एंड इट वाज एट पीक, वो $90 के ऊपर था। विद इन फ्यू इयर्स, और जब ये खास तौर पे जैसी बैंकरप्ट डिक्लेयर हुई तो $90 से इसका शेयर जो था वो एकदम $1 के ऊपर आ गया, लेस देन $1 से भी कम था। सो दैट वाज अ ह्यूज फॉल, और जितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी वो सड़क पर आ गए इस कंपनी में। तो दैट वाज इकोनॉमिक फॉल, नेशनल इकोनॉमिक फॉल, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया कि किस तरह के लोग जो हैं उनकी हायरिंग के ऊपर रखा गया, नजर रखी गई कि किस तरह के लोग, बैकग्राउंड चेक्स थे, वो भी मैं आगे आपको बताती हूँ कि किस तरह से उसको देखा गया। प्लस फिर अगर लोग अगर काम करें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उनको किस तरह से ट्रैक किया जाए, उनके काम को ऑडिट किया जाए, उनके काम को, ठीक है। और अगर किसी की कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इलीगल एक्टिविटी रिपोर्ट हो जाए तो उसको फाइन किया जाए, जेल किया जाए, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए राइट ऑन टाइम, इंस्टेड के पूरी कंपनी जो है वो फॉल आउट हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट क्या करती है? ऑब्वियसली डे टू डे मैनेजमेंट होती है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ बोलते हैं जिसको, कंडक्ट करते हैं एनुअल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इवैल्यूएशंस, रिव्यू करते हैं इवैल्यूएशन स्टाफ के साथ, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करते हैं कि हमने किस लेवल तक कौन सा टारगेट अचीव कर लिया। सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स, आपकी सारी कॉर्पोरेट की जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती हैं उसको देख रहा होता है। अगर ये दो बंदे आपके करप्ट निकल आए या आपका साथ में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर मिल जाए तो आपकी कंपनी को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, तो इस तरह के स्कैंडल्स को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट लेवल के ऊपर एक्ट्स बनने चाहिए जो बिजनेसेस को प्रोटेक्ट कर सके। चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ऑब्वियसली आपकी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के अंदर जितनी इंफॉर्मेशन का फ्लो है उसकी स्ट्रेटजीज डिफाइन करना, उसकी मैनेजमेंट करना चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर का काम है। चीफ प्राइवेसी ऑफिसर है, आपके एम्प्लॉय का डेटा हो जाए, आपके कस्टमर का डेटा हो जाए, आपके सप्लायर का डेटा हो जाए, आपकी कंपनी से रिलेटेड जो भी डेटा है उसकी प्राइवेसी की जिम्मेदारी चीफ प्राइवेसी ऑफिसर के पास होती है। ये एक टर्म चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर की भी होती है जो कि इसमें चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के साथ है, लेकिन ये प्राइवेसी है जो ऑटोनमस इंफॉर्मेशन जो है उसको गारंटी करता है। तो एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट की ये टर्म्स मैं सारी आपको बता रही हूँ जो आपको पता होनी चाहिए बीइंग चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर। अच्छा, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, ऑब्वियसली आपने पहले भी बहुत दफा ये बात कर ली है कि सेम इज टर्मिनोलॉजी, इसमें चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर बोल रहे हैं या चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बोल रहे हैं, जो रिस्क मैनेजमेंट का, रिस्क मिटिगेशन का, एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क क्या होगा उसको, या बिजनेस ड्राइवर्स कौन से हैं, वो सही कंटिन्यूटी प्लान चल रहा है आपका कि नहीं, ये इन सब चीजों को चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर आपका चेक करता है। प्राइवेसी हमने ऑलरेडी बात कर ली। अच्छा, प्राइवेसी के अंदर एक चीज आप हमेशा याद रखना है, एक तो पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, PII, पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए हमें।
हम शायद पाकिस्तान के अंदर इसका कल्चर नहीं है, इवन मलेशिया में भी इसका बहुत ज्यादा मैंने कल्चर नहीं देखा. येस दे आर ग्रोइंग मच इन दिस, इसलिए मेरी रिसर्च ने मुझे वहां पर काफी मेरे लिए प्रोस्पेक्ट्स थे, बिकॉज पीपल वर यूजुअली had lax attitude towards their privacy. For example, I had to go for a visa renewal and I went to that visa renewal office, और उसमें उन्होंने डेस्कटॉप के ऊपर एक कंप्यूटर रखा हुआ था जिसमें एक्सेल की एक शीट थी, और उसमें मुझे इंफॉर्मेशन फिल करनी थी कि मेरा पासपोर्ट नंबर क्या है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, मेरा वीजा कब एक्सपायर हो रहा है, रिन्यूअल डेट, क्योंकि हमें वीजा रिन्यू कराना होता है वहां पे बीइंग अ स्टूडेंट. आपको हर थोड़े अरसे के बाद, 1 साल के बाद आपकी वीजा रिन्यूअल डेट आती है, और एवरी ईयर वो आपको नया वीजा इशू करते हैं, स्टूडेंट पास इशू करते हैं. ठीक है, तो उसके लिए हमें 2 महीने पहले, 3 महीने पहले वीजा ऑफिस में जाके ये बताना पड़ता है कि वीजा एक्सपायर होने वाला है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स हमने प्रोसेस करने हैं. तो क्योंकि दे हैव गॉट अ लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, तो बजाय अगर फ्रंट डेस्क के ऊपर उस वक्त कोई नहीं है या वो आपको डील नहीं कर सकते, तो आप उन्होंने डेस्कटॉप कंप्यूटर रख दिया जिसपे मुझे वो अपनी एक्सेल फाइल के अंदर अपनी सारी इंफॉर्मेशन डालनी थी. Now when my date of birth is there, my contact number is there, my passport number is there, my address is there, my visa expiry date, visa issuance date is there, my passport expiry date is there. This is a very sensitive information that I am putting on a desktop computer where anybody can come in and look at the information. So ये बड़ा एक valid point था मेरे लिए when I was talking about information security policies compliance की मेरी research थी. तो मैंने इस पॉइंट को हाईलाइट किया कि पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन जो है ये कितनी इंपॉर्टेंट है. इसमें एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है, एक तो आइडेंटिटी थेफ्ट एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स. कोई भी बैंक में मेरी ये इंफॉर्मेशन यूज करके फ्रॉड कर सकता है. कोई भी मेरी ये इंफॉर्मेशन यूज करके मुझे कॉल करके बता सकता है कि आपका, मैं बैंक से बात कर रहा हूँ, मैं आपका पासपोर्ट नंबर ये है, आपका घर का एड्रेस ये है. मेरे लिए तो ये प्राइवेट इंफॉर्मेशन है. कोई मुझे ये कॉल करके कहे तो किसी को मेरा पासपोर्ट नंबर कैसे पता, किसी को मेरी वीजा एक्सपायरी, ये सब कुछ कैसे पता? जनरली ये बैंक के पास इंफॉर्मेशन होती है. सो इफ आई एम नॉट अ कंप्यूटर पर्सन, मे बी आई बिलोंग टू सम केमिकल डिपार्टमेंट जो कि कंप्यूटर के अंदर जिसकी इतनी एफिशिएंसी नहीं है, वो तो यकीन कर लेगा इस स्कैम के ऊपर और वो समझेगा कि वाकई बैंक से कॉल है. वो अपनी और जितनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, अकाउंट का नंबर, पासवर्ड, वो सब शेयर कर देगा. ठीक है, तो प्राइवेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी मस्ट इंश्योर. अभी हमारे पास पाकिस्तान में बहुत बड़ा कल्चर है जिसको मेरा ख्याल है खत्म होना चाहिए. हम कहीं भी जाते हैं कहते हैं आईडी कार्ड दिखाएं और आईडी कार्ड हमारे पास रख लें. क्यों रख लें भाई आईडी कार्ड आप मेरा अपने पास? ये आईडी कार्ड मेरी पहचान है, मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन है. पाकिस्तान में तो आराम से स्कैन कॉपी, इसकी कलर्ड कॉपी बन जाती है, ऊपर तस्वीर चेंज करो, आपके आईडी कार्ड का नंबर, आपका हर चीज होगी, तस्वीर किसी और की लग जाएगी ऊपर. आराम से फ्रॉड हो सकता है. So we need to seriously look into these things कि हमारी प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है. और so is the for the organization obviously. कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, चाहे वो एम्प्लॉय की हो, चाहे वो कस्टमर की हो, चाहे वो सीनियर मैनेजमेंट की हो, प्राइवेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक कॉन्सेप्ट है डेटा ओनर एंड डेटा कस्टोडियन का. आप यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ दिस कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या बिजनेस यूनिट का जो डेटा है उसको ओन कौन करता है और उसका कस्टोडियन किसको बोलते हैं. ठीक है, कस्टोडियन क्या करता है कि ऑब्वियसली आपके जितने सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं वो इंश्योर करता है कि वो इन प्लेस हों. आपकी अगर बैकअप की कोई रिक्वायरमेंट है तो वो प्रॉपर पूरी हुई भी है. अगर आपके कोई एक्सेस राइट्स होने चाहिए तो वो प्रॉपर हैं वहां पे. आपका डेटा जो है वो क्लासिफाइड है. तो ये चीजें जो है ये इसका ख्याल रखना डेटा ओनर और डेटा कस्टोडियन की जिम्मेदारी है. यूजर की टर्मिनोलॉजी ऑब्वियसली जो भी अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की है, वो कोई डेटा यूज करता है, किसी सिक्योरिटी प्रोसीजर को फॉलो करता है. आपके ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी डेटा यूजर है तो उसको आप यूजर बता देंगे. पर्सोनल सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी पीपल आर ऑफन द वीकेस्ट लिंक. हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं. पर्सोनल मीन कोई जो लोग काम कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स. ठीक है, उनकी ट्रेनिंग की बड़ी जरूरत है. उनको किसी मलिशियस लिंक के ऊपर क्लिक ना कर दें. ये सब चीजें हम पहले बात कर चुके हैं. कोई फ्रॉड ना हो, कोई मलिशियस इंटेंट ना हो किसी की. तो पर्सोनल सिक्योरिटी जो है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. प्रिवेंटिव मेजर्स, अभी जैसे मैंने बात की कि मुझे अगर रिसर्च लैब की एक्सेस लेनी है तो सिक्योरिटी वालों ने प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स हैं यानी पहले से प्रिकॉशनरी मेजर्स उन्होंने ये लिए हुए हैं कि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए. तो उन्होंने क्या कहा
कि जाओ पहले अपने सुपरवाइजर की अप्रूवल लेके आओ, एचओडी की अप्रूवल लेके आओ और अपना कार्ड साथ लेकर आओ कि तुम एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हो। तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं और इसमें सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज आ गई। अभी इसमें थोड़ी सी ड्यूटी सुपरवाइजर की भी है, थोड़ी सी ड्यूटी एचओडी की भी है, थोड़ी सी ड्यूटी सिक्योरिटी ऑफिस की भी है। ठीक, तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस के अंदर आप प्रिवेंटिव मेजर्स इस तरीके से लेते हैं। और अगेन रोटेशन ऑफ ड्यूटीज आ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि एक बंदा 10 साल से जनाब मैं अकाउंट्स ऑफिस में बैठा हूँ और मैं यहाँ पे चेक्स को स्टैम्प्स लगाता हूँ, या 5 साल हो गए मुझे सिक्योरिटी ऑफिस के अंदर जॉब करते हुए। अब वो बंदा है, 5 साल में उसने कई ताल्लुकात बना लिए हैं, कई प्रॉब्लम्स आ गई हैं उसके अंदर, अब वो ताल्लुकात की बेस के ऊपर काम करता है। हाँ जी उसामा, मुझे पता है अब रोजा लगना शुरू हो गया, बस 2 मिनट रह गए, खत्म हो गया। ये सब बातें हमने ऑलरेडी कर ली है, फिर आप पढ़ लेना। हायरिंग प्रैक्टिसेस जनरल चीजें हैं भाई, बैकग्राउंड चेक करना है, ऑब्वियसली किसी को हायर करना है। टर्मिनेशन की मैं एक बात बता दूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरा सुन लें। देखें, जब कोई एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला गया, अब वो आपके लिए सबसे बड़ा थ्रेट बन सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास पूरी एक्सेस है आपकी सिस्टम्स की, के पास लॉगिन है, वो किसी को भी कोई भी आपकी प्राइवेसी ब्रीच करके वो किसी को भी कोई ईमेल राइट कर सकता है जो कि बड़ी लेजिटिमेट इंफॉर्मेशन लगेगी और ऐसा लगेगा आप ही की ऑर्गेनाइजेशन से गया है। ठीक है जहूर, उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसमें डिस्कस करने वाला वैसे कुछ है नहीं। तो टर्मिनोलॉजीज के ऊपर टर्मिनेशन के ऊपर क्या होगा कि आपके यू मस्ट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, यूजर अकाउंट्स डिसेबल्ड इमीडिएटली। कोई आपकी एम्प्लॉय, मैं फॉर एग्जांपल सुपीरियर में जॉब करती हूँ, मेरा sadaf.hina@superior.edu.pk है, एज सुन एज आई लीव दिस फर्म मेरा ये लॉगिन डिसेबल हो जाना चाहिए। नाउ आई नो लॉन्गर रिप्रेजेंट सुपीरियर यूनिवर्सिटी। मेट्रिसेस, मैट्रिक्स बेसिकली है, और अगर प्लूरल हो तो मैट्रिसेस होता है। अच्छा जी, मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, मेजर किस तरह किया जाता है सिक्योरिटी प्रोग्राम को। मैंने आपके पास यहाँ पे एक स्टैंडर्ड रखा है। मैट्रिक्स बेसिकली अब आपको पता है क्वांटिफाइबल परफॉर्मेंस बेस्ड मेजर होता है। ठीक है, असाइनमेंट आपकी क्या है, आपने एक्सप्लोर करना है ISO IEC 27004 को और एक्सप्लेन करना है हाउ टू मेजर अ सिक्योरिटी प्रोग्राम, सिक्योरिटी मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, जब आप ISO IEC 27004 को फॉर सिक्योरिटी मैट्रिसेस एक्सप्लेन गूगल करोगे तो आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेस खुल जाएंगे। मैंने आपको लर्निंग लिंक्स भी दिए हैं, कहीं उनमें भी छुपा हुआ है इसका आंसर। कुछ आपको खुद भी रिसर्च करनी है, कुछ आपको लर्निंग लिंक्स के थ्रू एक्सप्लोर करना है। आप अपने वर्ड्स में जैसे एक्सप्लेन करना चाहो, एक वर्ड फाइल के अंदर आप एक्सप्लेन कर दो, मैं असाइनमेंट क्रिएट कर दूंगी LMS के ऊपर, आप वहां पे सबमिट कर देना। ठीक है, और इसको इस तरह करना कि जब मैं डिस्कस करूं तो आपको ये आती हो। दैट्स इट, सिर्फ इतना सा मकसद है इसका कि ये आती हो, इसके बारे में पता हो कि सिक्योरिटी मैट्रिसेस किसको बोलते हैं और एक्सप्लोर करना है। आपकी अटेंडेंस में क्विक सी लगाने लगी हूँ। जलील आए हैं आज? आप प्लीज इस पे यस लिखते जाएं, या फिर आप मैम ये असाइनमेंट का मुझे बता दीजिएगा क्योंकि इंटरनेट का थोड़ा मसला था, मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं थी। असाइनमेंट आपने बस सबमिट करनी है। एक सेकेंड, मैं पहले अटेंडेंस लगा लूं, सब चले जाएंगे वरना मैं आपको व्हाट्सएप पे भी एक्सप्लेन कर दूंगी वरना। ठीक है, जलील नहीं है आज, एब्सेंट है। जहूर है, ठीक है, मुबशिर हैं, शाकिर हैं, अरसलान है। yes president। उसामा थे पहले और इमरान है। ठीक है, अरसलान नहीं आए ना बस।